तो जरा एक बार साउंड वो कर लीजिए। दोपहर का नमस्कार है आप सभी को। ठीक है, बातचीत हम शुरू करते हैं। आप लोग, हाँ ठीक है। वैसे इधर बैठते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता क्या इधर? ठीक है, चलिए आज बैठ जाइए आप, सामने सामने रहेंगे हम। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। आज से हम एक हिस्ट्री में नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। प्रॉपर टॉपिक पे बात करेंगे, वो है हमारा प्राचीन भारत। साउंड को थोड़ा सा और वो करिएगा आप, है ना, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हल्का सा। ठीक है, प्राचीन भारत में हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना। और बात करने से पहले एक बार फिर जैसा हमने कहा था कि जब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसके सिलेबस को ठीक से डिटेल में बताएंगे आपको हम। क्योंकि पहला काम क्या होता है, हमें सिलेबस पे ठीक से पकड़ बनाना, फर्स्ट जो हमारा टारगेट है। ठीक, हमने कहा था, आपको याद होगा 4 स्टेप में दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था आपको, सोर्स क्लियर होने चाहिए। ठीक, तीसरा स्टेप जो आज शुरू हो जाएगा हमारा, कैसे पढ़ना है। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं बातचीत, है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इस समय एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में। अभी आप लोग कोई भी तस्वीर नहीं बनाएंगे, हम पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्लास के बाद हम ऑटोमेटिक आपसे हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, राइटिंग, ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज पे, प्लान पे बात करना शुरू कर देंगे हम। ठीक, बस पढ़ना है 3-4 दिनों तक आपको लगातार। ठीक है, देखो भाई, आप आज मेरे सर की सवारी है, काला टीका। सुनो, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखे ना तुम लोग, तो मैं एक एक का एड्रेस निकलवा करके आऊंगा घर पे। ठीक है, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान देना, कोई इधर उधर मत लिखना कुछ भी। स्क्रीन पे बहुत ध्यान कम जाएगा मेरा। ठीक, वो लिखना शुरू कर देते हैं। और कैसे हो? ठीक है, तो हम प्राचीन भारत पे आ जाते हैं हम, है ना। देखो, पढ़ाई का एक फ्लो होता है, सब लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम बहुत लेमैन की भाषा में पहले चलते हैं। प्राचीन भारत के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, हम टॉपिक की बात कर रहे हैं इसमें। जैसे सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में, स्टोन एज, लिखना शुरू कर देंगे आप लोग सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे आप सभी लोग। प्लेन पेज, प्लेन कॉपी का यूज करेंगे। लाइन वाली कॉपी किसी के पास है तो आज चलेगा, बट चेंज कर दीजिएगा। यूपीएससी में प्लेन कॉपी ही रहने वाला है आपके सामने। ठीक है, क्लियर ना सभी को? हाँ, पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक को पहले हम कर लेते हैं गिनती, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। स्टोन एज पहला टॉपिक है हमारा। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ये सारे वर्ड, सभ्यता क्या होते हैं, संस्कृति क्या होते हैं, सभी शब्दों को हम जैसे जैसे समय आता जाएगा हम डिफाइन करते जाएंगे। हम जब ये कंप्लीट करेंगे ना, तो यहीं पर रुक करके आपसे हम राइटिंग पे एक अच्छी बात शुरू करेंगे, उत्तर लेखन को लेकर के। और लगभग 4 क्लासेस हमें लग जाएंगे 2-2 घंटे के हिसाब से यहां पहुंचने में। ठीक है, क्लियर ना सभी को? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हड़प्पा सभ्यता। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक होगा हमारा वो है ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक फेज। बहुत छोटा टॉपिक है ये, और ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन इस पे भी अनुसंधान हो रहे हैं तो हमें थोड़ा जानना चाहिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चौथा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा वैदिक काल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर इससे मेंस में क्वेश्चन भी आया था, कंप्लीट एक क्वेश्चन ही पूरा आ गया था। वैदिक काल इजी सवाल था, कोई बच्चे प्लान करके जाएंगे तो लिख के आ जाएंगे उसे। वो सब भी बात करेंगे आपसे, है ना, टॉपिक के साथ साथ। वैदिक काल हो गया हमारा तो चौथे नंबर पे टॉपिक। 5वें नंबर पे जो टॉपिक है आप उसे कह सकते हैं बुद्ध काल। हम उसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे महाजनपद काल, बुद्ध काल, महाजनपद काल, सूत्र काल। जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो इसका मतलब भी समझाएंगे, इसको क्यों बुद्धा एरा कहते हैं, क्यों महाजनपदा का टाइम पीरियड कहते हैं, वो टॉपिक के साथ हम बात करेंगे हम।
ठीक, तो ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 5। इसके बाद टॉपिक नंबर 6 में हम आ जाएंगे, वो हमारा कहलाएगा मौर्य काल। प्राचीन भारत के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, 7वें नंबर पे आ जाएंगे हम लोग 2nd सेंचुरी बीसी, यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी। तीसरी सदी ईस्वी तक लगभग 400 से 500 साल का इतिहास। इसको हम लोकप्रिय भाषा में हम लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य कहते हैं, बोलचाल की भाषा में, किताबों की भाषा में कभी कभी। लेकिन यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो टाइम फ्रेम करके पूछ देती है। वो क्यों? जैसे हमने कहा मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का काल, तो आगे कोई भी काल हो सकता है कि यहीं तक क्यों, इसलिए मौर्योत्तर वर्ड भी हम यूज करेंगे इसके लिए हम, बट आप स्पेसिफिक ध्यान रखना है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी तक लगभग 400 से 500 साल का इतिहास इसमें आ जाएगा हमारा। ठीक, इससे आगे फिर चलते हैं हम लोग। जो अगला टॉपिक होगा हमारा, इसमें जो हम कवर करेंगे हम, वो होगा हमारा गुप्त काल। एक गुप्त राजवंश है, उसके बारे में पढ़ेंगे। राजवंश कोई गुप्त नहीं था, वो ओपन था, मतलब सबको पता था उसके बारे में। क्योंकि शासकों के नाम में गुप्त लगा रहता था, तो किताबों में गुप्त काल। कभी कभी आपको लगे कोई सीक्रेट काल तो नहीं था, ये कोई सीक्रेट काल नहीं था। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतिहास में। बहुत सारे हमारे मित्र और जूनियर वगैरह लेक्चरर हैं यहाँ अलग अलग कॉलेज में। तो एक बार सवाल पूछा गया था, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में बताएं। तो मेरे के लेक्चरर हैं, जूनियर हैं, वो यहीं किसी कॉलेज में हैं, और वो अक्सर हमसे मिलने आया करते थे। जब हम ऑप्शनल के ज़माने की बात है, जब मैं पढ़ाता था, तो उन्होंने बोला कि सुजीत सर एक बात बताओ कि कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव हो तो उसे क्या करना चाहिए। मैं क्या, क्रिएटिव है तो लाइफ में तो बहुत अच्छा करेगा। तो उन्होंने बताना शुरू किया, देखो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर एक सवाल पूछा गया है। बच्चे ने शुरुआत ऐसी की है कि समुद्रगुप्त जो था गुप्त रूप से समुद्र पर शासन करता था। ठीक है ना, वो गुप्त रूप से समुद्र पर शासन, तो यहां से शुरुआत की उस बच्चे ने। मैं कहता सुपर क्रिएटिव है, तो समुद्रगुप्त किसी व्यक्ति का नाम है, अब उसकी उपलब्धियां बतानी थी, तो वो गुप्त तरीके से समुद्र पर शासन करता था। ठीक है, यहां से उसने शुरुआत। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव बच्चे भी होते हैं कभी कभी। तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं इससे भी। और गुप्त काल के बाद हम आ जाए, अगला काल जो है उसको हम लोकप्रिय भाषा में तो गुप्तोत्तर काल कहते हैं। आप समझ लो 550 ईस्वी से 750 ईस्वी, 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। ये भी 15 मिनट आधे घंटे का टॉपिक है आपका। ठीक, तो एक हो गया गुप्तोत्तर काल, और जो लास्ट होगा आपका, जो हम इसमें बात करेंगे हम, वो है हमारा पूर्व मध्य काल। सात 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक लिख लेंगे आप इसको। इसको कहते हैं हम पूर्व मध्य काल। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे टॉपिक के तौर पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, टोटल ये आपके 10 टॉपिक होंगे। पाषाण काल से में स्टार्ट करेंगे हम लोग और आ जाएंगे हम पूर्व मध्य काल तक। ठीक, एक छोटी सी बात हो गई। अब हम आते हैं पहले सिलेबस के ऊपर फिर एक बार, कि प्राचीन भारत को लेकर सिलेबस क्या कहता है। हमें ये पढ़ाना है, ये तो हमने डिफाइन कर रखा कि हमें ये पढ़ाना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। एक बार हम देखते हैं कि अब सिलेबस क्या कह रहा है इसके बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। देखो, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या कहता है, कल आपको याद होगा हमने बताया था। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कहता है भारत का इतिहास पढ़ना है।
क्लियर ना सभी को? भारत का इतिहास, इसका मतलब हमें इतिहास को कम से कम 3 हिस्सों में तो बांट के पढ़ना ही पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे तो हमने चौथा भी बताया था, आजादी के बाद का भारत। पांचवा हमने बताया था करंट अफेयर्स, पीटी के लिए आपको पढ़ना है। वो तो एक बार आइडिया दे ही दिया आपको हमने। 3 हिस्सों में हमने बांट लिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे करके। अच्छा, क्या देखोगे आप इतिहास में, इसका काल विभाजन है, काल निर्धारण है, कब से कब तक प्राचीन काल, कब से कब तक मध्यकाल, और कब से कब तक आधुनिक काल। इसको हम हिस्ट्री की भाषा में कहते हैं काल विभाजन। काल में क्यों बांटा जाता है? एक तो सुविधा के लिए बांटा जाता है, कन्वीनियंस होता है इससे। आप जैसे हमने 10 टॉपिक में बांटा तो कन्वीनियंस हो जाएगा आपको। और दूसरा, क्यों काल में बांटा जाता है? एक काल से दूसरे काल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहे होते हैं, तो अलग अलग नाम से क्यों पढ़ते हैं? परिवर्तनों के कारण और सुविधा के कारण। आपसे कभी कहीं नहीं पूछने वाला है। सामान्य अध्ययन के बच्चों को क्या कितना जानना हमें पता, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री एक टॉपिक होता है जब हम हिस्ट्री में हम आते हैं हम लोग, तो काल विभाजन कहते हैं। अब ऐसे सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जो प्राचीन काल हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक का इतिहास। आपको बस लिखते जाना है मेरे साथ साथ। 6 लाख 7 होगा कि 12 लाख होगा कि 20 लाख होगा, उस पर मत लीजिएगा कि 6ठी सदी ईसा पूर्व होगा। सबके रीजन है हमारे पास, ठीक है। प्राचीन काल का इतिहास का मतलब हम पाषाण काल जो पढ़ना शुरू करेंगे 6 लाख ईसा पूर्व, इस समय हम लोग 2024 में हैं, यानी 8 से 6 लाख 2024 साल पहले का इतिहास शुरू करेंगे। आपने वर्ड तो सुना है ना, ईसा पूर्व और ईसा के बाद बीसी और एडी, ठीक। हम जो ये इतिहास पढ़ते हैं अभी, जो हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना, ठीक है। हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं ना, ये तरीका सबसे पहले किसने शुरू किया पढ़ने का? इस तरह का तरीका यूरोपियन लोगों ने, अंग्रेजों ने शुरू किया। यूरोपियन लोगों के जीवन में ईसा मसीह का बड़ा महत्व है, उनके जीवन का बड़ा महत्व है। तो ईसा का जो जन्म है, लगभग लोगों को पता है कि हाँ, इस समय ईसा का जन्म हुआ। इस तरह से जो इतिहास पढ़ने की शुरुआत किसने की है? यूरोपियन लोगों ने, अंग्रेजों ने। अच्छा, उनके जीवन में ईसा का बड़ा महत्व, ईसाई धर्म को मानते हैं वो। तो वहां से काल गणना, ईसा जब है ना, तो एडी, ईसा से 1 साल, 2 साल, 100 साल, 200 साल, फर्स्ट एडी, 10th एडी, 50 एडी, 100 एडी, ऐसे करके। तो ईसा से आगे अभी हम लोग 2024 एडी में हैं। हम लोग 2024 एडी में हैं इस समय हम लोग, क्योंकि ईसा से मान लिया गया। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। तो जितने से 6 लाख, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, मान लो 100 साल, फिर 200, फिर 300, बढ़ते हुए क्रम में पढ़ रहे हैं। तो बीसी का मतलब क्या? 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। बस ईसा को एक आधार मान लिया गया। आजकल इसके लिए एक नया शब्द भी यूज होता है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। आजकल किताबों में एक नया वर्ड भी यूज होता है बीसी के लिए, बिफोर कॉमन एरा। फिर हुआ कि भाई हम ईसा को क्यों माने? कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, सब अपने अपने धर्म को मानेंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी दुनिया में। तो वह चलो मानना उसी को है, बस बिफोर कॉमन एरा, थोड़ा चेंज कर दिया गया नाम को। कभी कभी किताबों में आपको मिलेगा बी बिफोर कॉमन एरा, BCE, जिसको मैं BC लिख रहा हूं, और एडी की जगह आपको मिलेगा CE, कॉमन एरा। छोटी सी बात है, 6ठी क्लास की NCERT में बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं मान के चलता हूं कि आप सब 6ठी क्लास पास करके आए हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं मान करके, मैं ये मान करके मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना। 6th क्लास की NCERT में इसको समझा दिया गया है अच्छे से, टेबल वेबल बना करके। बट एक बार मैं बताना था, 2 बार बताना था, मैं बताऊंगा, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। जैसे हिस्ट्री में भी और डिवीजन होता है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री।
ठीक है, बट अभी उस डिवीजन को भी मैं अभी नहीं ले रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा टॉपिक पे और सीधे बात करनी है हमें। फिर वो भी समझा दूंगा आपको क्या होता है प्री हिस्ट्री, क्या होता है प्रोटो हिस्ट्री एंड व्हाट इज हिस्ट्री, है ना, सब डिवीजन बता देंगे आपको हम। हमें सीधे टारगेटेड चलना है, एग्जाम में इन सबसे कुछ नहीं होना है, टॉपिक पढ़ के समझना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, सब्जेक्टिव लिखना, यही काम है हमारा। ठीक, और जो पढ़ना है वो क्लियर हो कि पढ़ना क्या है। बाकी सबसे बहुत ज्यादा जीएस के सेहत पे फर्क नहीं पड़ना, हाँ ऑप्शनल बच्चे वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा जानना है, बट छोटी छोटी बातें बता दूंगा मैं आपको, इसलिए कि शुरुआत हो रही क्लास तो आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, बता जाऊंगा मैं आपको। 6 लाख ईसा पूर्व से 1200, जब मैं चाहूं तो इस 1200 को 1000 भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो 750 भी कर सकता हूं, मेरे पास इसके लिए तर्क है। 750 ईस्वी तक ही क्यों, 1000 ईस्वी तक ही क्यों, और 1200 ईस्वी तक क्यों? 1200 ईस्वी तक करने से एक सुविधा हो जाती है, उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, तो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो जो नीचे वाला टॉपिक है ना 1200 ईस्वी तक आ रहा है, तो यहां तक बढ़ने जा रहे हैं प्राचीन, इसको वैसे पूर्व मध्यकाल में भी रखते हैं हम लोग सुविधा के लिए। मेरे वाले जो डिवीजन है, जो मैं डिवीजन करता हूं, वो है 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी, मध्यकाल। ठीक है, 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी। ठीक है, लिख लिया आपने। आधुनिक भारत के बारे में आपको पता ही है, पहला राउंड में आपको क्या लिखना है, 1750 ईस्वी से 1947 ईस्वी। ठीक है, वैसे ही बढ़ के 1991 तक चला जाता है, जब मैं बढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, तो हमें पीटी में क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास। यानी एक चीज तो क्लियर है कि विश्व का इतिहास हमें बिल्कुल भी पीटी के लिए नहीं पढ़ना है। क्लियर ना सभी को? अच्छा, ये भी हमने कल आपको बताया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा, जो जीएस का पेपर होता है आपका, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न हो सकते हैं डिसाइड कौन करता है, यूपी से डिसाइड करेगी। हर स्टूडेंट को जानना चाहिए कि इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, बट जो हमने उससे बड़ी बात आपको बताई थी वो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल यूपीएससी के हाथ में कि कब किसको गायब कर दे और किसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे। हमने रूल क्या समझाया आपको कि आप पूरा सिलेबस पढ़ने की आदत डालिए। जब आप इतने परिपक्व हो जाएं, आराम से एनालाइज करने लगे, तो किसी टॉपिक को आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, किसी को कम कर सकते हैं, वैसा स्कोप रहता है थोड़ा थोड़ा। नहीं जानना खतरे की घंटी है, इसलिए पहले राउंड में सब कुछ जानना है हमें। एक सुझाव है, जितना मैं सुझाव दूंगा आप नोट करिएगा, अलग से भी नोट करके देखिएगा मैंने क्या कहा है। यदि आप अच्छे वाले गंभीरता से तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो मुझे अभी प्रतीत हो रहे हैं आप सभी, ठीक है, हर एक बात आपके अनुभव से सत्य होगी, फिर वो आप खुद प्रमाणित करेंगे इसको, हाँ ऐसा होता है। ठीक, जो उसको चेंज करेगा, धोखा खाएगा, तो उसको मेरी बात याद आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपके अनुभव में भी ये बात आ जानी है, मैं भी अनुभव से ही कहता हूं। ठीक, हमने कहा था मोटे तौर पे इतिहास में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। ये बात याद है ना सभी को, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको। अब उस 15 प्रश्न में किससे कितने प्रश्न होंगे ये भी बताना मुश्किल है। आज से 5-6 साल पहले, वैसे तो हम 6 लाख साल पुरानी बात करने जा रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते थे, प्राचीन भारत में मुश्किल से 2-3 प्रश्न पूछे जाते थे। और कब तक? पिछले 20-30-40 वर्षों से। लास्ट 5 ईयर चेंज करते हैं, जितने दिनों में आप पास होकर के आए हैं। जब आप फर्स्ट ईयर होंगे ना, उस समय किसी पूछे तो इतिहास में तैयारी क्या करनी है, तो बोलता प्राचीन और मेडिवल मत पढ़ना। जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे या 12th पास किए होंगे तो। और इस समय आप किसी से पूछेंगे, आप बोलेंगे फंस जाओगे नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं। पिछले 2 साल से पीटी में सर्वाधिक क्वेश्चन प्राचीन भारत से पूछे गए हैं। समझ में आ रही बात? इतनी सी बात, थोड़ी सी बात है। 15 प्रश्न में अभी लगभग 7 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं।
आज से 5 साल पहले मिडिवल इंडिया लगभग गायब ही होता था। इससे 2-3 प्रश्न हो गए, ये लगभग गायब होता था, ये एक प्रश्न हो गए। बाकी जो प्रश्न होते थे 10, 12, 14 प्रश्न सब मॉडर्न इंडिया और राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते थे। ऑब्वियस है, 20-30 सालों तक यही ट्रेंड रहा पीटी में। तो बच्चों को क्या लगता था, मॉडर्न इंडिया पढ़ लो, इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो बच्चे ऐसे पढ़ते पढ़ते परिपक्व हो जाते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है भाई हम पढ़ ले, ऐसे ही करते थे लोग। तो उसी में क्या हुआ ना, क्योंकि स्पेक्ट्रम में अच्छा कलेक्शन था मॉडर्न इंडिया का, तो वहां से कुछ कुछ सवाल मिले, बच्चों को लगता था स्पेक्ट्रम पढ़ो तो सब हो जाता है। गलत। एक धारणा बनती चली गई, उसी धारणा को सत्य मान के हमने मतलब हमें जरूरी है सिलेबस को देखना, सिलेबस क्या कहता है। यदि ये कह रहा है भारत का इतिहास ना, हो सकता है कल 10 प्रश्न मेडिवल से पूछे थे, यहां से एक भी ना पूछे, यहां से एक भी ना पूछे। तो ये गलती तो करनी ही नहीं है। समझ पा रहे हैं सभी लोग ना? नहीं, वो थोड़ा बहुत बीच में देख ले रहा हूं, ठीक है, कि कैंसिल करके फिर ज्वाइन कर लो देव भाई, ठीक है। ये हमारे अरबाज भाई हैं, भाईजान मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा भाईजान, ठीक है ना? सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? तो इसमें क्यों बताने का हमारा मकसद है कि जब हम तैयारी शुरू करें, पहले सिलेबस को समझ लें, एग्जामिनेशन से क्या रिलेशन है थोड़ा समझ लें, फिर पढ़ के समझेंगे टॉपिक बाई टॉपिक, उसको हम पढ़ते जाएंगे हम। तो यहां हमने ये बताया कि कुछ भी, जैसे पिछले 50 वर्षों में पहली बार हुआ होगा कि मॉडर्न इंडिया से मात्र एक प्रश्न पूछे गए हैं पीटी में। कितने साल? जब पिताजी आपके एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक। तो इसका क्या, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वो उसके हाथ में है। भारत के इतिहास जहां से पूछना वो पूछ लेगा, मर्जी उसकी। ये होता है सिलेबस का इंपॉर्टेंस, और एक होता है सुनी सुनी बातों पे हम अपना काम शुरू कर देते हैं। वैसे 3 पूछे गए हैं, बट 2 सवाल ऐसे जो पॉलिटी से भी सॉल्व हो सकते हैं मॉडर्न इंडिया में। 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ ना, 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न ऐसे कि कोई पॉलिटी पढ़ के भी इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। अब इसका क्या उत्तर होगा? क्यों ऐसा करती है यूपीएससी? क्योंकि आप यूपीएससी को गेस मत करो, उसको प्रेडिक्ट मत करो कि क्या कर रही है वो। इसलिए मैं पहली बात कहता हूं हमेशा आपको, ठीक है। तो किससे कितना प्रश्न होगा प्रारंभिक परीक्षा में, ये यूपीएससी डिसाइड करेगी। फिलहाल अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री ही पीटी में ड्राइविंग सीट पे है। मजेदार बात है, कभी थोड़े आसान सवाल हैं, कभी बहुत टफ सवाल भी हैं। तब क्या होता है वो भी सिखा दूंगा आपको मैं, बनता है नहीं बनता है, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, वो सब भी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे मेरे साथ साथ आप। तो पीटी का सिलेबस तो क्लियर ना? पीटी का सिलेबस क्या कह रहा है? भारत का इतिहास पढ़ना है, तो हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन काल में पीटी के लिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं हमें? 10 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो हम पीटी में कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक। एक बात हो गई। यहीं पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मेंस का सिलेबस भी लिख लेते हैं, ताकि एक ही फ्रेम में सब आपको दिख जाए। हिस्ट्री मेंस का पूरा सिलेबस नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, प्राचीन भारत का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। सिलेबस क्या है? सिलेबस कहता है संस्कृति एवं विरासत। ठीक है। मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या कहता है कि सिलेबस कहता है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। ठीक। सिलेबस क्या कह रहा है? प्राचीन काल की संस्कृति एवं विरासत, मध्यकाल की संस्कृति एवं विरासत और आधुनिक काल की संस्कृति एवं विरासत आपको पढ़ना है, ठीक। सिलेबस ऐसे लिख के छोड़ दिया गया, वहां ये नहीं समझा रहा है तुम पहले प्राचीन पढ़ना, फिर मध्य पढ़ना, फिर आधुनिक पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये एक लाइन लिख करके छोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये हुआ, हमसे ये कहा जा रहा है कि प्राचीन काल की पूरी संस्कृति और विरासत पढ़िए, ठीक।
हमसे कह रहा है मध्यकाल की पूरी संस्कृति और विरासत पढ़िए और आधुनिक काल की पूरी संस्कृति और विरासत पढ़िए। ठीक है, ये बात कह रहा है। जब पूरे प्राचीन काल की संस्कृति पढ़नी है तो प्राचीन काल की संस्कृति पढ़ने के लिए फिर हमें ये 10 टॉपिक में संस्कृति का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ सिलेबस में कहीं, ना पीटी में ना मेंस में, इजी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी बच्चे ने पढ़ाई की होगी थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री तो उसको आइडिया होगा, हाँ ये सब टॉपिक है, पढ़ना होता है। ये कौन है? ध्रुवी लिख रही हैं बहुत पढ़ना है। अरे भाई तो कहाँ लगता है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट है, वहां मजा आएगा। बहुत सारे गंभीर बच्चे भी हैं, बहुत सारे कुछ कुछ डरते भी अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो देखो अंतर क्या, देखो आप पढ़ रहे हो ना, कहीं कुछ बात कर रहे हो नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, मेरी बात सुन रहे हो, मुझ पे ध्यान दे रहे हो। अब जब बच्चे ऑनलाइन में है तो वो इस डेकोरम को क्यों नहीं मेंटेन करते हैं? जैसे आप भी मान लो किसी कारण से आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, तो क्या आप भी कुछ कुछ करते रहोगे कि बात ध्यान से सुनोगे? 24 घंटे में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम है आपका ये, जब आप यहां आए हो। यहां से वापस जाने का बहुत मौका है। आपको लगता है नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, कभी वापस हो जाइए। किसने पकड़ रखा है? पढ़ना तो है। ये बात तुमने क्लियर कर दी ना, कल ही कर दी। लेंदी का मतलब क्या समझा दिया था आपको, पढ़ना है। और आपकी तरह लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे करके हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और विरासत। अब मन में सवाल आएगा संस्कृति क्या है, संस्कृति के अंदर क्या पढ़ना है? ठीक है, विरासत क्या है, विरासत के अंदर वो भी मैं समझा दूंगा आपको चलते चलते। हर एक टर्म आपको डिफाइन जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप उसका अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये वाला हिस्सा हो गया आपका संस्कृति एवं विरासत पढ़ना में मेंस में। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? हम इस 10 टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, संस्कृति और विरासत। थोड़ा सा इसको मैं और समझा देता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसको मैं थोड़ा दाहिने तरफ ले जाके गायब कर देता हूं और थोड़ा बाएं तरफ का इस्तेमाल करते हैं हम स्पेस एक ही बोर्ड पे। ठीक है, मान लो हमें कोई भी काल पढ़ना है, ये हालांकि मैंने आपको बताया था पीछे। जैसे मान लो हमें मौर्य काल पढ़ना है, ठीक, तो मौर्य काल का इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे? सपोज दैट हमें मौर्य काल पढ़ना है तो मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास, मौर्य काल का आर्थिक इतिहास, मौर्य काल का सामाजिक इतिहास और मौर्य काल का सांस्कृतिक इतिहास। हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है हमें, हड़प्पा का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। गुप्त काल पढ़ना है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। और इसमें क्या पढ़ना होता है ये भी बता दूंगा आपको मैं, पहले थोड़ा मेन समझा दूंगा 2 मिनट आपको। जब हम सांस्कृतिक कल्चरल हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो इसमें हम कला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? आर्ट। कला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है हमें? जैसे स्थापत्य पढ़ना होता है, आर्किटेक्चर। ठीक है, और क्या पढ़ना होता है हमें? मूर्ति कला। और क्या पढ़ना होता है हमें? चित्रकला। पेंटिंग, जैसे हड़प्पा की पेंटिंग, पाषाण काल की पेंटिंग, अजंता की चित्रकला, मुगलों की चित्रकला, दक्कनी चित्रकला, सिख चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग, ऐसे करके बहुत सारे चित्र हैं। स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला। कला, आर्ट। कला कहते किसको, इस पे भी बात करेंगे आपसे हम, अन्य करके छोड़ दिया हमने। तो सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ना होता है? मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मौर्यकालीन कला पढ़ेंगे हम। एक, सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ना होता है? 1 नंबर पे कला, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे मान लो धर्म या फिलॉसफी उस काल का। तीसरे नंबर पे रख लो आप साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। ये किसने कर दिया? हैप्पी बर्थडे सर जी। तुम्हें कुछ और काम नहीं है?
गुड आफ्टरनून सभी को, है ना। नहीं, जन्मदिन नहीं है मेरा यार, ठीक है। मेरा तो जन्मदिन तब आता है जब पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा होता है, शोक दिवस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अभी जैसे क्या हुआ, राजनीतिक इतिहास, मौर्य काल का, आर्थिक इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं हम? कला, धर्म दर्शन, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऐसे और छोटी मोटी कथा बातें हैं। देखो पीटी में आपको क्या पढ़ना है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब पढ़ना है। मेंस में आपको क्या पढ़ना है? केवल सांस्कृतिक पढ़ना है। तो मेंस का सिलेबस पीटी की तुलना में कम है, एकदम क्लियर है। बात समझ में आ रही सभी को ना? मेंस का सिलेबस पीटी की तुलना में कम है, ठीक। तो सबसे पहले सिलेबस की एक छोटी सी तस्वीर बनानी थी आपके सामने। पढ़ा तो मैं रहा ही, पढ़ाऊंगा पूरा ही पूरा आपको मैं। अब जैसे मान लो हमने मौर्य काल पढ़ा, ठीक, तो हमने राजनीतिक इतिहास पढ़ा, हमने आर्थिक इतिहास पढ़ा, हमने सामाजिक, इन सब का भी मेंस में रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक ठाक रोल है। बट पहली नजर में आप समझ लो सांस्कृतिक इतिहास का मतलब ये। जब हम मौर्य काल आपको पढ़ाएंगे ना, सांस्कृतिक इतिहास में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पे बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। यहां हम पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को, और सांस्कृतिक इतिहास हम क्या करेंगे, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। और तो एक ही साथ उसी टॉपिक में पीटी और मेंस दोनों इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा। ये बात भी समझ में आ रही सभी को? यस, क्लियर हो रहा है ना सभी को ये बात? हम पूरा आपको इतिहास पढ़ाते चलेंगे, हम उसी में सांस्कृतिक इतिहास पे हम ज्यादा ध्यान देंगे हम। क्यों? क्योंकि पीटी में भी पढ़ना है इसको और मेंस में भी पढ़ना है इसको। और जब आप संस्कृति समझ जाएंगे तो विरासत कोई बड़ी बात नहीं, चलते फिरते मैं विरासत समझा दूंगा आपको, बहुत इजी होता है। विरासत पे मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे गए, ठीक। फिर एक बार हम क्या करते हैं, सिलेबस की तरफ आते हैं। यहां देखो, प्राचीन काल की संस्कृति और विरासत पढ़नी है, तो हर टॉपिक की संस्कृति पढ़नी है हमें पीटी में, मेंस में। और भारत का इतिहास पढ़ना है पीटी में, यानी प्रारंभिक परीक्षा में हमें इतिहास के लिए ज्यादा अध्ययन करना है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। मुख्य परीक्षा के लिए तुलनात्मक रूप से कम अध्ययन करना है। एक तो वैसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती मुख्य परीक्षा में, ठीक। यह है आपका सिलेबस पहली नजर में। किसी को सिलेबस के बारे में अभी कुछ इसमें से जानना हो मुझे बताइए आप, कुछ भी आपको लग रहा हो अभी जितनी बात मैंने की उसमें, या एक बार कॉपी पे नजर डोला दीजिए कि मैंने क्या बताया। देखो अभी आप नहीं भी पूछ पाए ना, मन में कोई सवाल आया तो वहां नोट कर लेना बगल में आप, ठीक है। मन में कोई भी सवाल है आप नोट कर लो, आप क्या सवाल है बाद में पूछ लेना हमसे आप, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री तुम पढ़ो ना, संस्कृत तो आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए आप सभी लोग, क्या लिखवाया मैंने। हैप्पी बर्थडे क्यों कर रहे हो तुम लोग? किसी, मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं, खान सर का होगा आज। लाइव चैट कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कुछ कुछ लिखते रहते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म सब पढ़ना है, ठीक है। क्लियर ना? एक बार देख लिया आपने। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन भारत का जो सिलेबस है पीटी के लिए क्या कहता है और मेंस के लिए क्या कहता है। अभी बहुत अच्छे से संस्कृति में बताऊंगा। जैसे विरासत एक वर्ड है, अंग्रेजी में इसके लिए ज्यादातर जगह पे देखो आप हेरिटेज वर्ड यूज होता है ना। जैसे हम लोग बात करें, आप सब सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। तो आज जो सिविल सेवा है ना, प्रतियोगिता परीक्षा, सिलेबस, एग्जाम, इस सब की शुरुआत कब हुई? अंग्रेजों के समय हुई। तो ये किस काल से चला रहा है? ब्रिटिश काल से। ये ब्रिटिश कालीन विरासत हो गई। विरासत का मतलब उस दौर की चीजें जो बाद के काल में या आज तक आपको जीवन में दिखाई, ठीक। जैसे आप अपने घर में हैं, दादाजी या उनके पिताजी को नोटिस करिए कभी आप,
जो भी मकान या कुछ गाड़ियां या जमीन जो कुछ भी होगा, भाई उन्होंने सब तैयार किया तो अपने बच्चे को दिया, उससे फिर आप में ट्रांसफर होगा, फिर आपसे फिर अगली पीढ़ी को जाएगा। तो क्या कहते हैं, विरासत में हमें ये मिला है, ये मकान, ये गाड़ियां, ये जमीन कैसे मिला हमें? विरासत में मिला है। बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो तो पैसे भी विरासत में मिले हैं। अचानक से देखोगे कि आप मतलब पिताजी या दादाजी बहुत लड़ने वाले हैं, है ना, और गांव में या शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे लड़ाई ना की और मुकदमा ना किया हो, पता चला आपको विरासत में 50 मुकदमे भी मिल गए हैं। तो विरासत में कुछ भी मिल सकता है ना आपको। विरासत ना एंशिएंट हिस्ट्री को जीवंत बनाता है। यदि ये टॉपिक नहीं तो पढ़ने में मजा ही नहीं आए। जैसे मौर्य काल हमारे जीवन में कहां है, हड़प्पा काल हमारे जीवन में कहां है, हम एक बार पढ़ लें, मेरे लिए मैं तो तुरंत बताता चला, देखो यहां है, यहां है, यहां है। जब एक बार हम पढ़ेंगे और आपको उसमें कनेक्ट कर देंगे और आप देखोगे हमारे जीवन में कहां है। फिर जब मेंस के सवालों से आप उसे लिंक करोगे, देखोगे अच्छा इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग। तो विरासत क्या होता है, किसी काल से जो चीजें बाद वाली काल में या आज तक चली आ रही हैं। मोटे तौर पे इसकी दो कैटेगरी होती है, लिखवाऊंगा अलग, अभी बस सुनना है, चूंकि शब्द आ गया है, सिलेबस की बात करें थोड़ा जान लीजिए, इंटरेस्टिंग है। एक जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे मान लो मोबाइल है, ये दीवार है, ये बोर्ड है, कुछ भी, गाड़ियां हैं, पैसे हैं, पैसे को हम गिन सकते हैं बैठ करके। हम इन सबको हम कहते हैं भौतिक विरासत। ताजमहल, कुतुब मीनार, सांची का स्तूप, ये सब है भौतिक विरासत। इसको हम मूर्त विरासत भी कह सकते हैं, टेंजिबल, जिसको हम छू सकते हैं। अब जैसे भरतनाट्यम हजारों साल से चला आ रहा है भारत में, ओडिसी, वो एक कला है नृत्य का, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू, यदि हम खास तरीके से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हम वैदिक या बौद्ध पाठ, तो वो एक शैली है, उस मंत्रोच्चारण को पकड़ थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं हम। कुछ ही चीज का हम निर्माण कर रहे हैं हाथ से हम, तो वो कला है। निर्मित वस्तु को छू सकते हैं, बट वो जो निर्माण की प्रक्रिया उसे हम टच, कोई शिल्प हो गया मान लो। तो विरासत दो तरह की होती है, एक होती है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चीजें प्रवाहित हो रही है वो विरासत कहलाती है। एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। जब समय आएगा मैं लिखवा दूंगा। जैसे अभी हमें प्राचीन काल में विरासत पढ़नी हो तो हमें क्या देखना होगा, सिलबट्टा आपने देखा है, सिलबट्टा मसाला कूटने के लिए जो कभी कभी काम आता है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, ये ना पाषाण काल से चला आ रहा है सिलबट्टा। ठीक, तो पाषाण कालीन विरासत हो गई। आप देखेंगे इंसान को मरने के बाद दफनाया जाता है या जलाया जाता है, भारत में पाषाण काल में हमें दफनाने के साक्ष्य, कौन सा धर्म था हमें पता नहीं, बट पाषाण काल से चला रहा, आज भी दफनाने की, इस्लाम में भी है, ईसाई धर्म में, सब बाद में हुआ। उस दौर में क्या था हमें पता नहीं, पाषाण काल से चला आ रहा है। तो विरासत क्या करता है, हिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, वरना बड़ा इसमें मजा नहीं आता। फिर आपको कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में प्रभावित हो रही हैं। हम सब किसी न किसी धर्म को मानते हैं ना, जिस भी धर्म को मानते हैं। हम निराकार या साकार ईश्वर को मानते हैं। बच्चे भी लिख रहे हैं हमारे घर में भी है, ठीक, मसाला कूटना, है ना। निराकार मतलब बिना किसी आकार के ईश्वर को भी मानते हैं, जैसे इस्लाम में निराकार ईश्वर की बात है। हिंदू धर्म में भी सगुण निर्गुण दो अवधारणा आप देखेंगे, आप ईश्वर को लेकर के, गुणों से परे और गुणों से युक्त, ऐसे करके आप निराकार साकार अवधारणा है। साकार यानी मूर्ति के रूप में हम पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए हम मान तो रहे हैं ना हम, जैसे ऐसे कहा जाए कि भाई ठीक है, शिव की एक मूर्ति की कल्पना है, शिवलिंग है या शिव की एक कल्पना है, ये पूजा जाए, कब से हम पूजा करते आ रहे हैं, हजारों साल से करते आ रहे हैं। हड़प्पा में शिवलिंग के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं हमें, ठीक, हजारों साल से करते आ रहे हैं हम। हमें पीपल पूजा के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, पीपल का आज भी बड़ा धार्मिक महत्व है, हजारों साल से। तो हम कभी सवाल थोड़ी पूछते हैं। अच्छा, हम सबकी अपनी एक जातिगत पहचान है ना,
हम किसी न किसी जाति से हैं। ये जाति कौन तय करता है और कब से जाति है? ये जाति के आधार पर भेदभाव क्यों? कोई उच्च जाति, कोई निम्न जाति क्यों और कब से है? ये तो हजारों साल की विरासत है। विरासत सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। यानी हम केवल अपने से सवाल करना शुरू करें ना अपने आप से, तो देखेंगे आप लगभग चीजें पीछे की तरफ आपको जानी पड़ जाएंगे। जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, गोत्र प्रथा के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, सबका अपना गोत्र होता है ऋषियों के नाम पे। जब कभी आप पूजा पाठ करते होंगे, कर्मकांड वगैरह करते होंगे आप, तो पंडित जी कहेंगे आप अपने गोत्र का नाम लीजिए, फिर अपना नाम लीजिए। ऐसे कहा जाता है, आपने देखा होगा, है ना? क्यों, कब से चला आ रहा है ये? अच्छा, जब कुंडली मिलाया जाता है विवाह के लिए, तो एक गोत्र में विवाह, ये कब से चला आ रहा है? ये 7 फेरे क्यों, क्या कॉन्सेप्ट इसके, कब से चला आ रहा है? मैं ऐसे जनरल बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो जब हम सवाल करेंगे तो आपको लगेगा ये सब तो मतलब चला आ रहा है हजारों साल से। दुनिया में भारत की गिनती एक समृद्ध सांस्कृतिक देश के तौर पे होती है, बहुत रिच कल्चरल लेगेसी के तौर पे। हम दुनिया में कहीं भी जाते तो हम कहते हैं हम बहुत समृद्ध संस्कृति और विरासत वाली परंपरा से हैं, और अब उसके एम्बेसडर आप बनने वाले हैं। सिलेबस में इंक्लूड करने का मकसद है कि आप उसको पढ़िए और समझिए कि जीवन में कहां है, कैसे है, क्यों अलग एक पहचान है। तो इसको विरासत कहते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ा, क्योंकि इस एंशिएंट हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव झुकाव ज्यादा है सब्जेक्टिव की तुलना में। हम कवर दोनों करने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे आने वाले हैं अभी, ठीक, बट थोड़ा हम सिलेबस को जरा एक बार समझ ले जब हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो यहां तक क्लियर ना? तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस एकदम क्लियर है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है। मुख्य परीक्षा में हमें संस्कृति और विरासत पढ़नी है हर एक काल की, ठीक? ये है आपका सिलेबस। विरासत क्या होता है, संस्कृति के लिए थोड़ा वेट करिए आप, अभी जो हमने लिखा है इससे ब्रॉड लेवल पे बात करने वाले हैं, ठीक? तो ये हो गया हमारा शुरुआती सिलेबस के बारे में इनिशियल जानकारी। 1 2 3 बातें अभी और करेंगे इसमें हम। अब रहती है बात सोर्स। हम एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, देखो आप वैसे तो देखो कहीं पे भी मैं आपको बता दूंगा ये पढ़ लो, मेडिवल में ये पढ़ लो, मॉडर्न में ये पढ़ लो, बट मैं अब साथ साथ चलने वाले ना आप सभी लोग, चाहे ऑनलाइन बच्चे हो या आप सब हो। हमें क्या करना है कि जो मैं सोर्स बता रहा हूं बस अब उस पर ही ध्यान आपको देना है। एंशिएंट हिस्ट्री की 90% तैयारी प्रीलिम्स में क्लास नोट से होगी। और मेंस की 110% तैयारी आपकी क्लास नोट से होगी, ठीक? पीटी में 90% कहने का क्या मतलब है समझा दूंगा आगे बढ़ते बढ़ते। तो मैं जो लिखाने जा रहा हूं उससे महत्वपूर्ण कोई भी सोर्स आपके पास, बहुत सारी किताबों का संकलन होता है ना इसमें, हम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम सरकारी किताबों को बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कभी इग्नू हो या अच्छे विश्वविद्यालय में किताब हो, और उन किताबों को रखा जाता है जो अंग्रेजी में हो। यूपीएससी के साथ एक समस्या क्या है कि वो अभी भी अंग्रेजों वाली मानसिकता के साथ चलती है। क्वेश्चन मूलतः अंग्रेजी में बनाए जाते हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद। तो आपको वो सब रिसर्च नहीं करना, तो अंग्रेजी में जो किताब है तो सोर्स वगैरह हम चयन करते हैं। तो क्लास नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपके लिए पढ़ना है? आपको क्लास नोट्स। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को अभी इस बात में? नहीं है ना? अब तो बाकी स्टैब्लिश करना है मुझे पढ़ा करके, एक बात हो गई। फिर भी कुछ तो चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक? तो आपके पास एनसीईआरटी के लेवल पे 2 सोर्स, एक है 6th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है? मतलब बहुत संक्षेप में पूरे प्राचीन भारत का एक परिचय है, परिचय इंट्रोडक्शन है, ठीक है? और भी
ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में भी, ट्वेल्थ का जो वॉल्यूम है ना, उसमें भी 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं। पर जो एनसीईआरटी, जैसे मान लो हम एंशिएंट की बात करें सपोज दैट हम, तो आप देखोगे जैसे ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1, उसमें मुश्किल से 3-4 टॉपिक कवर हो पाते हैं। और छठी क्लास की एनसीईआरटी पे भरोसा करेंगे तो हम तो एग्जाम में एंट्री भी नहीं ले पाएंगे, हम कभी कुछ आया नहीं है, ये वाली बात है। तो जब हमने कहा कि एनसीईआरटी से तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी, इसलिए हमने कल रिकमेंड नहीं किया कि नहीं आप एनसीईआरटी पढ़िए। बट छठी क्लास में इतना जरूर है कि आपको एक छोटा सा परिचय हो जाएगा, और बहुत दूसरी भाषा में, इजी भाषा में लिखा हुआ है। तो आप सब क्या करिए, 6 क्लास की एनसीईआरटी को एक बार आप रख सकते हैं बहुत आराम से, मतलब रिकमेंडेड है। 12वीं वाली एनसीईआरटी का क्या होगा, समय आने पे हम हवन करेंगे, उसका भी गाना है ना, हवन करेंगे हवन करेंगे। समय आने पे मैं तरीका बताऊंगा कैसे उसका आचार डालेंगे, हम उसको भी कर लेंगे काम। सब अपने रेंज में होगा, सिस्टम से रेंज में होगा, कुछ भी नहीं हमने ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, ये भी रख लिया। इसलिए जब 90% हमने कहा पीटी हमारा क्लास नोट, तो आप सब भूल जाइए। एक किताब जो एंशिएंट हिस्ट्री पे एकदम कंप्लीट हो, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की समझ बनाए, थोड़ा अनुवाद उसका टफ है, उसको हम लोग कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। यदि आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, 6th वाली, उसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी। लेखक कौन है, राम शरण शर्मा। लेखक कौन है, राम शरण शर्मा। क्लियर ना? आपको 2 तरह से किताब मिल जाएगी। अभी भी किताब की दुकानों पे जाएंगे आप, तो एनसीईआरटी वाले फॉर्म में भी, जो फॉर्मेट होता है ना एनसीईआरटी का, जो जैसे चौकोर बना होता है, उस रूप में भी आपको एक किताब मिल जाएगी। और अलग अलग पब्लिकेशन से भी, जैसे ओरिएंट ब्लैक स्वॉन से या किसी और पब्लिकेशन से भी किताब। आप केवल कहेंगे ना प्राचीन भारत पर राम शरण शर्मा की किताब चाहिए। पहले क्या था, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी हुआ करती थी, ये वाली किताब। और प्राचीन भारत में अब तक जितने भी लेखक हुए हैं, मतलब आप ये मान लो उसमें टॉप 2-3 लेखक में आते हैं राम शरण शर्मा। अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, मतलब प्रकांड विद्वान। मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए इनके, और गुरुदेव थे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, भागलपुर यूनिवर्सिटी, वहां से पटना, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में, मतलब, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार के तौर पर गिनती होती है इनकी। अब इनकी जो समझ है ना, अपनी पूरी समझ को इन्होंने निचोड़ करके उस किताब में डाल दिया है। ठीक, तो आसान नहीं होता उतने बड़े बुद्धिजीवी की किताब को पकड़ के निकाल लेना। तो मैं जो क्लास लेता हूं उसको बहुत अच्छा खासा इस किताब को मैं बेस बनाता हूं। ठीक, अच्छा, फिर आपको क्रम से नहीं पढ़ते जाना है। जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं वही चैप्टर, जैसे हमने कहा पाषाण काल, अब उसमें शुरू में कुछ और है, फिर सोर्स है, फिर भूगोल है, उस तरह से नहीं चलना है आपको। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। मुझे सीधे टॉपिक पे लेके आना। हमें कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, या ऑप्शनल के लिए। ये सब हमारा टारगेट नहीं, हमारा टारगेट है जीएस। सीधे टारगेट पे रहना है हमें। ये किताब, इसमें 2 ही 3 चैप्टर ऐसा जो छोड़ो, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने योग्य है। ये एक तरीका है। अब आपको पता है कि टॉपिक कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, क्रम लिखवा दिया है, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आज टॉपिक हम कहां लेके चल रहे हैं, कल क्या पढ़ाएंगे, आपको पहले से पता रहेगा। उस किताब में हेडिंग दिया हुआ है, आपको चाहे तो वहां से पढ़ के आ सकते हैं। उसमें कुछ नए नए शोध भी हुए, कुछ कुछ चेंजेस भी हुए, सब मुझे ध्यान है, उससे आपको कोई समस्या नहीं आनी है। हम चाहते हैं हर एक सेक्शन पे क्लास नोट्स के बाद बस केवल कोई एक किताब जब आपको पढ़ने की इच्छा करे तो आप वहां रीडिंग कर सकते हैं। एकदम इजीएस्ट फॉर्म में पढ़ना हो आपको तो छठी क्लास वाली एनसीईआरटी। क्लियर सभी को? 6th क्लास वाली एनसीईआरटी यदि आपको इजीएस्ट फॉर्म में पढ़ना हो, एक परिचय सा हो जाएगा, तब आप चाहिए मतलब तो आप पढ़ सकते हैं। अभी आप मेरे साथ साथ ऐसे ही जाइए, पूरा रीडिंग कर लीजिए आप 1-2 दिन में, ठीक है। उसमें कुछ नहीं सोचना हमें याद रखना है नहीं रखना, एक रीडिंग कर लीजिए आप, छोटा सा एक परिचय हो जाएगा। जब रीडिंग करिए तो रीडिंग के पीछे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी लिखे रहते हैं, थोड़ा मन से पढ़िए। छठी क्लास के बच्चों के लिए वो सवाल है,
पढ़ने के बाद आप भी थोड़ा सॉल्व वॉल्व करके देखिए उसको, आप क्या है उसके अंदर। ऐसे ही मैं अपने क्लास लेक्चर में सब इंक्लूड करने जा रहा हूं। अब पढ़े ना पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ इसको आप पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी बात, ये मेरे साथ ही समझ में आएगी। समझ में आ रही है बात ना? कल आप घबराइएगा नहीं कि सर ने क्या कहा। हमने कहा मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी आपको ये मेरे पढ़ाने के बाद। अब वो भी 10% हिस्सा। तो हमने क्या कहा, आप पढ़ें या ना पढ़ें, बट हाँ कोई किताब पढ़नी चाहिए। प्राचीन भारत से जुड़े हुए जो शब्द प्रचलित हैं, जैसे मैं तो आपको सरल करके बताऊंगा, लिखवाऊंगा सरल शब्दों में, तो आपको थोड़ी थोड़ी उसकी समझ बन जाएगी। थोड़ा वाक्य रचना ठीक होगा, बहुत सारे शब्दों से आपका परिचय होगा, नई नई जानकारियां थोड़ी बहुत बढ़ती। मतलब एक किताब पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़नी चाहिए। मेरा सुझाव हमेशा होता है जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाए उतना ही 2-4 पेज 6 पेज घर पे, उससे ज्यादा मत पढ़िए घर पे जाके। उससे क्या होगा कि जो आपकी क्लास में पकड़ बन गई है फिर आप रीडिंग करेंगे, आप तो आसान हो जाता है काम। अभी एंशिएंट हिस्ट्री में सोर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? टॉप प्रायोरिटी पे क्या होने जा रहा है हमारा? क्लास नोट्स। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे हैंडआउट्स हैं, हमने कई सारे बैचेस में कभी कभी दिए हैं ना, जहां दिए हैं बच्चों ने वो इतना बिखर जाते हैं ना। हमने ये जिम्मेदारी ली भले कि नहीं, पहले आप मेरे साथ कमांड करिए, आपको महसूस हो कि आप एग्जाम के रेस में दौड़ रहे हैं। आप इतना बिखराव हो जाता है कि थोड़ा ये पढ़ लें थोड़ा वो पढ़ लें, और कहीं के नहीं रहते हैं। किताब की दुकानों पे चले जाइए, कोई ऐसा नोट्स वोट्स नहीं है, सबके वीडियो पड़े रहते हैं। किसी से भी आपकी तैयारी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो बेकार है आपके लिए फिर वो। इसलिए मेरा मकसद है कि मुझे आउटपुट दिखे। हर क्लास में मैं ऐसे ही कमांड करके चलता हूं ताकि आउटपुट मुझे नजर आना चाहिए आप में, डेवलपमेंट। जब मैक्सिमम चीजें क्लास नोट से हो जाने तो फिर परेशान क्यों हम करें? ठीक, समय समय पे रीडिंग को थोड़ा बहुत कहीं कहीं मैं एक्सटेंड करूंगा, बताऊंगा आपको ये वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा इस किताब से। ठीक है, थोड़ा हम उसको यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका सोर्स। दो चीजें प्राचीन भारत के क्लियर, प्राचीन भारत पीटी और मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक, नंबर 1, और सोर्स क्या होने जा रहा है नंबर 2। फिलहाल पीटी में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है प्राचीन भारत को। 2 साल से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, और जब से सिलेबस चेंज हुआ है कोई भी ऐसा साल नहीं कि मेंस में कम से कम 1 प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। 6 या 7 प्रश्न होते हैं ना टोटल हिस्ट्री से, कम से कम 1 औसत आप निकालोगे तो लगभग 1.5 या 2 औसत निकल आएगा आपको। 1 तो पूछा ही जाता है, पहला ही क्वेश्चन इसी से होता है, अभी भी होगा। 2-3 दिनों बाद एग्जाम होने वाला है ना। यदि टॉपिक कुछ कवर हो गया, उससे कोई सवाल आ गया तो हम लगे हाँ देख भी लेंगे उसको। हम आगे भी कोई सवाल आ गया तो आगे वाले टॉपिक के साथ उसको देख लेंगे। हम पढ़ते क्यों हैं? हम आगे एग्जाम में अच्छा करें। ठीक, चलिए, तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैंने बता दी, इंटीग्रेटेड में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक, पीटी और मेंस दोनों कंबाइंड साथ चलने जा रहा है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। क्लियर सभी को? तीसरी बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है इसमें। एक छोटी सी आखिरी बात और फिर हम पहला टॉपिक पे आ जाएंगे। हम कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, अभी कर लेंगे आपसे हम बात। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है, जैसे बच्चे वर्ड यूज करेंगे आर्ट एवं कल्चर। आप कभी तो सुना होगा ना, कला एवं संस्कृति पढ़ना है। यस, देखो संस्कृति का एक खंड होता है कला। केवल आप कह दीजिए ना संस्कृति पढ़ना है तो ऑटोमेटिक कला भी आपको पढ़ना है। संस्कृति में आता है धर्म, संस्कृति में आता है भाषा साहित्य, संस्कृति में आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये सब संस्कृति का पार्ट है। हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए आप, ठीक, जो बेसिक किताब होती है ना, बेसिक टेक्स्ट बुक, उसमें जैसे मान लो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक, तो हड़प्पा की राजनीति, हड़प्पा की सोसाइटी, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था और हड़प्पा की संस्कृति,
हर किताब में संस्कृति साथ ही साथ पढ़ना होता है। ठीक, क्यों साथ साथ पढ़ना चाहिए? मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हड़प्पा की संस्कृति पे सवाल आ जाएंगे, तो कैसे आप लिखेंगे? आप मुश्किल हो जाता है उसमें। यूपीएससी के लिए जितनी भी गाइड किताब की दुकानों पे आप मिलेंगे, वो क्या करता है, कला पे पूरा एक साथ लिख देगा, प्राचीन मध्य और आधुनिक काल, धर्म एक साथ लिख देगा, कोई समझ नहीं बनेगी आपकी। तो मेरा तरीका क्या होता है कि हम हर टॉपिक के साथ ही संस्कृति और विरासत कवर करते चलते हैं। जब पूरा 10 टॉपिक कवर कर लेंगे ना हम, तो लास्ट में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति। जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो एक टेबल बना के दिखा दूंगा आपको। समझ में आ रही बात? कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे फला जगह तो कला संस्कृति अलग से पढ़ाई जाती है, सर ने पढ़ाया, अलग से भी कुछ पढ़ाएंगे क्या? बच्चों के मन में ये लगा रहा था। नहीं, साथ ही साथ चल रहा है आपका पीटी और मेंस, और साथ ही साथ चलेगा कला। और कोई अलग अलग से ले सकता हूं मैं इतिहास का कोई भी टॉपिक, आप मेडिवल बोले, मॉडर्न बोले, वर्ल्ड बोले, आप जो टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक अभी के अभी ही पढ़ा दूंगा। मतलब मुझे कुछ नहीं करना है उसमें, ना मुझे अलग से कोई प्लान करना है उसके लिए। मुझे आपको इमरजेंसी पढ़ना है 1975 का आपातकाल, तो अभी पढ़ा दूंगा मैं। वल्लभ भाई पटेल ने कैसे रियासतों का विलय किया, वो भी पढ़ा दूंगा मैं। बिस्मार्क ने क्या किया, वो भी बता दो। जो कोल्ड वार, जो टॉपिक आपको है सिलेबस के बाद। तो बेस्ट भी होता है इंटीग्रेट करके पढ़ना। जितनी अच्छी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक, सब इंटीग्रेट करके लिखती हैं। क्यों? यूपीएससी के क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अलग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बस लास्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, एक साथ हम टेबल, आपको पूरे प्राचीन भारतीय कला का टेबल, स्थापत्य का टेबल, कैसे हमने पढ़ा, ठीक, वो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कला और संस्कृति हम साथ साथ कवर करने जा रहे हैं। क्लियर सभी को? यस, अलग से नहीं कुछ भी इसमें होगा, है ना? कि एक आप स्टूडेंट लिखना है, सर आप अपने हिसाब से पढ़ाई, बस सिलेक्शन होना चाहिए। पांच छह दिनों के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है ना? है ना? समझ में आ रही बात? ये आप डिसाइड करेंगे ना कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरी वाले सेक्शन में आपको कठिनाई एग्जाम में आ गई तो वो मेरी, मतलब कहीं ना कहीं मेरी कली है, कमी है, मेरा लैक है। मेरे वाले सेक्शन में आपको समस्या यदि एग्जाम में आती है, दूसरा कोई आगे बढ़ जाता है आपसे, इसका मतलब मेरे प्लानिंग में कुछ कमी है, कुछ चूक हो गई है। ठीक, और आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये आपके पार्ट में कमी है। मैसेज क्लियर नहीं? पढ़ने पे ध्यान दीजिए सब लोग। आप एक बार फिर से मैं आपको जस्ट क्विक आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं शुरू होने के पहले। हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे हमने कहा आपको, मान लो सपोज दैट पाषाण काल, हड़प्पा, ठीक है, ताम्रपाषाण, वैदिक काल, और भी बुद्ध काल मैंने कहा आपको। ये बुद्ध काल कहा है, इस दौर में महावीर जैन भी हैं, उनकी बात भी करेंगे हम लोग, है ना? हम कोई भी काल पढ़ते हैं ना, इतना पुराना पुराना इतिहास पढ़ते हैं, और किताबों में जो लिखा हुआ है उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है स्रोत। इतिहासकार क्या करते हैं? उस काल के स्रोत को आधार बना करके उस टॉपिक पे लेखन कार्य करते हैं। सोचो ना, 6 लाख साल पुरानी बात कैसे हमें पता चल रही है, और कितना प्रामाणिक है, ये सब कैसे पता चलता है? स्रोत के आधार पर। स्रोत कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। स्रोत कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, और एक होते हैं, नाम सुना है आपने पुरातात्विक का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। साहित्यिक स्रोत क्या होता है? उस दौर में कोई लिखित साहित्य
या कोई भी किताब या रचनाएं उस दौर की जो भी किताब हो, जैसे मान लो चारों वेद, वैदिक साहित्य, मान लो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब क्या है, प्राचीन काल के साहित्य वाले श्रेणी में आते हैं। कालिदास की रचनाएं, भवभूति की रचनाएं, विशाख दत्त की रचनाएं, कामंदक की रचनाएं, चरक संहिता, सुश्रुत, सब प्राचीन काल की लिखी गई पुस्तक है। ठीक, तो लिखित साहित्य को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत होता है मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं। पुरातत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? आर्कियोलॉजी कहते हैं। मान लो जो आदि मानव थे, शुरुआती मानव थे भारत में, उन्होंने उपयोग में जिन वस्तुओं को लाया, पत्थर की बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, जानवरों की हड्डियां मिलेंगी, गुफाओं के साक्ष्य मिलेंगे, चित्रों के साक्ष्य मिलेंगे, है ना, जिन चीजों को उपयोग में लाया। तो जो भौतिक अवशेष होता है ना, भौतिक अवशेषों की पहचान की जाती है, मानव ने इसको उपयोग में लाया होगा, फिर उसका काल निर्धारण किया जाता है, किस काल का हो सकता है, और उसको देखकर हमें क्या क्या पता चलता है उस काल के बारे में। ये सब काम कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ये सब काम कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। जब आप अभी किताब पढ़ना शुरू करोगे क्लास के साथ साथ, आप देखोगे, जैसे हम पाषाण काल आपको मान लो पढ़ाने जा रहे हैं हम, तो पाषाण काल में उस दौर का लिखित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अब तक उसको पढ़ा, तो जो भौतिक अवशेष मिलते हैं उसके आधार पर हम पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल के हमें लिखित साक्ष्य, ये जो पहला 3 टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसको हम केवल और केवल पुरातत्व के आधार पर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो बचे हुए हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे, वो पुरातत्व के आधार पर भी पढ़ेंगे हम, और साहित्य के आधार पर भी पढ़ेंगे। वैदिक काल से साहित्य मिलने शुरू हो जाते हैं, हम काल की बात करेंगे। ठीक, तो हम कोई भी काल पढ़ते हैं तो उसका आधार क्या है? स्रोत। स्रोत का इस्तेमाल कौन करके चैप्टर लिखता है? इतिहासकार। इतिहासकार जो, जैसे आराम शर्मा इतिहासकार हो गए, उन्होंने क्या किया? उन स्रोतों का इस्तेमाल करके सारे टॉपिक पे हमारे लिए जानकारी उपलब्ध। समझ में आ रही इतनी बात? तो जब भी आप किताब पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो हर पैराग्राफ में स्रोत का उल्लेख मिलेगा। 2 पैराग्राफ तो क्रॉस हो ही नहीं सकता है, कोई ना कोई स्रोत का नाम उसमें आएगा बार बार। इस स्रोतों से उस काल के बारे में ये पता चलता है। सुन पा रहे ना सभी लोग? ये बात समझ में आ रही है? बात ये सभी को थोड़ी थोड़ी? ठीक, हमें स्रोत को आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें इस्तेमाल नहीं करना, बस हमें जानकारी रखनी है। हम कोई भी काल पढ़ रहे हैं हम, तो उसका आधार क्या है? या तो पुरातात्विक स्रोत या दोनों। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? भौतिक अवशेष। जैसे मान लो ये जगह वीरान हो जाए, कोई यहां से आबादी सब खत्म हो जाए, लोग चले जाएं, ये क्लासरूम है, धूल मिट्टी आकर के बैठ जाए, देखो 2 मंजिला है, धूल वूल बैठने के बाद टीले जैसा दिखेगा आपको, थोड़ा छोटा मोटा पहाड़ जैसा दिखेगा आपको आज से 100 200 300 साल के बाद। फिर आज से 500 साल के बाद कोई इसका उत्खनन करना शुरू करे, देखते हैं, हटाते हैं, ऊपर का मलबा हटाएंगे, देखेंगे अरे छत बना हुआ है, देखेंगे बड़ा मजबूत छत बना हुआ है, तोड़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे अरे इसमें रॉड लगा हुआ है। उस समय 500 साल बाद रॉड को हम क्या कहते हैं पता नहीं, सीमेंट को हम क्या कहेंगे पता नहीं, ईंटों को हम क्या, बस वो लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। फिर देखेंगे अरे ये तो नीचे एक गहरा बड़ा सा हॉल बना हुआ है, यदि ये रह गए, मजबूत है, रह गए टेबल वेबल, कुछ ऐसा टेबल मिल रहा है, उसमें लकड़ी के मिल रहे हैं हमें, ये लोहे मिल रहे हैं हमें, ये मंच मिल रहा है हमें, ये कुछ बोर्ड टूटी फूटी अवस्था में, ये पंखा, ये एसी लाइट, कुछ जितने मिलेंगे, उनको ट्रेनिंग होती है, वो हर बात को तरीके से उत्खनन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सकेवेशन करना, उत्खनन करना, बड़ा साइंटिफिक तरीके से करते हैं। ये सब आपको नहीं जानना है, मतलब बहुत कुछ भी नहीं जानना, सुना हुआ होना चाहिए आपका। फिर एक एक चीजों की वो लिस्ट बनाते हैं, इतना एरिया कवर किया, इसमें ये बातें मिली, 1 मीटर पे ये मिला, दूसरे मीटर पे ये मिला, तीसरे मीटर पे ये मिला,
सब लिस्ट बना करके फिर वो पब्लिश करते हैं। उसका काल निर्धारण किस काल का हो सकता है? अच्छा, 500 साल पुराना हो सकता है। अच्छा, मान लो यही भाषा चलती रही, जैसा अभी लैंग्वेज है, चेंज इसमें नहीं आया, लैंग्वेज भी बदलते रहते हैं। अचानक से कहीं उनको दिख गया केजीएस, अब्दुल कलाम दिख गए, तो केजीएस कुछ रहा होगा उस दौर में, उस पर और अनुसंधान शुरू हो गया। ऐसे करके हड़प्पा के बारे में, पाषाण काल का उस दौर के बारे में, है ना, ऐसे पता किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे काम करते हैं, उपलब्ध करा देते हैं, फिर उस जानकारी के आधार पर उस दौर का जीवन कैसा रहा होगा, राजनीति कैसी रही होगी, समाज कैसा रहा होगा, धर्म कैसा रहा होगा, अनुमान व्यक्त किए जाते हैं यदि लिखा हुआ नहीं है तो। जितना हम पीछे जाएंगे ना, उतना हम अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं। जितना हम करीब आएंगे, मॉडर्न इंडिया में आएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं, अंग्रेजों ने ये किया, मुगल काल में यस ऐसा हुआ, सल्तनत काल में हुआ, पूर्व मध्यकाल में संभवतः ऐसा हुआ होगा, समुद्रगुप्त ने संभवतः ऐसा किया होगा, अशोक एक प्रतापी शासक शायद रहा होगा, हड़प्पा के लोग संभवतः ऐसा सोचते होंगे। जितने हम पीछे जाएंगे सोर्स की उतनी समस्या। तो इतिहास की किताबों में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? संभवतः, शायद, ऐसा प्रतीत होता है, हम यह मान सकते हैं, हम यह कह सकते हैं। तो प्राचीन भारत बहुत आसान हो जाता है इस मामले में। जब इतिहासकार अनुमान व्यक्त कर रहे हैं तो हम भी व्यक्त कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, आसान हो जाता है। कोई भी चैप्टर आपको इन्हीं शब्दों से रंगा हुआ रहता है, उसमें 10 के 10 टॉपिक में। सुन पा रहे हैं सभी लोग? ये होती है सोर्स की अहमियत। हम सोर्स पे बात करेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री एंड करेंगे, तब तब पूरा डिटेल से, तब तक हम काफी कुछ बात कर चुके होंगे। बस आपको हमने बता दिया ताकि थोड़ा अवेयर रहे, इससे ये पता चलता है। ये शैली होती है प्राचीन भारत के पढ़ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब थोड़ा पढ़ेंगे धीरे धीरे हम, तब आपको समझ में आएगा। तो अब तक हम लोगों ने, फिर एक बार रिपीट कर लें, अब पाषाण काल हम लोग आर्य शर्मा में जो दिया उसी को पढ़ना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना? सुन पा रहे हैं? ये कौन है? भोलाल? अच्छा, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? मुझे आप लगता है सो रहे हैं फिर आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल। लिखना शुरू कर दें आप लोग साथ साथ। अब देखो, किसी टॉपिक का नाम जैसे मान लो पाषाण काल है, पाषाण काल नाम इसलिए रखा, पूरी दुनिया में ये नाम दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उस समय जो आदि मानव थे, जो प्रारंभिक मानव थे, हम सब सुनते होंगे ना कि भाई हम सब बंदरों जैसे ही रहे हैं, बंदरों के बीच में ही रहे हैं, है ना, वानर के बीच में ही रहे हैं। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, एक अलग तरह का वानर जो है वो अलग अलग अवस्था से होते हुए हम लोग वाले स्टेज में, ऑस्ट्रेलोपिथेकन से लेकर के उसमें होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। अभी इसमें भी एंथ्रोपोलॉजिकल, उसमें भी नहीं जाना है हमें, उसमें भी टाइम खराब नहीं करना है हमें, बट ऐसे चर्चा के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको भी, मानव का भी इवोल्यूशन हुआ है, विकास क्रम पूरा एक रहा है। कभी आप किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे आप, प्रायः माना जाता है जो आधुनिक मानव है वो अफ्रीका से, उसका एक तरह से पूरी दुनिया में उसका प्रसार, शुरुआती साक्ष्य हमें वहीं से मिलते हैं, अफ्रीका से ही मिलते हैं, ठीक। और दुनिया में कहीं भी पाषाण काल देखा गया तो वहां पत्थरों के आधार पर ही उसके जीवन, तो यूरोप चले जाओ, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह नाम ही रखा है पाषाण काल। हर जगह के प्राचीन काल के इतिहास में पहला टॉपिक क्या होता है? पाषाण काल। प्रारंभिक मानवों या आदि मानवों के, पाषाण क्यों? क्योंकि पत्थर ही उनके जीवन का आधार रहा है, ठीक। भारत में जब हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं तो पाषाण काल की अवधि जो मानी जाती है आपकी 6 लाख ईसा पूर्व से मान लीजिए आप 2000 ईसा पूर्व, ठीक है।
एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण अभी दिमाग में बैठा लीजिएगा, छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डेट कुछ और मिलेगा, ठीक है। आर एस शर्मा पढ़ेंगे तो डेट कुछ और मिलेगा, डीपी अग्रवाल पढ़ेंगे तो डेट वहां चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर दिन नए अनुसंधान होते रहते हैं, इसमें डेट भी चेंज होते रहते हैं, वर्ष भी चेंज होते रहते हैं। हमें यहां क्रम जानना है, वर्ष पे कोई सवाल इसमें नहीं आता है। जब भी नया, मैं हर तरह का डेट आपको बता सकता हूं, देखो इस तरह का डेट क्यों है, एक लीमैन की भाषा में समझने के लिए, और इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं कि इस तरह के डेट पूछे जाएंगे। पूरे पाषाण काल को, इतिहास का मतलब है कालखंड में बांटना हो, तो 6 लाख ईसा पूर्व से, यानी लगभग 6 लाख वर्ष का इतिहास। वैसे पूरे भारत में देखोगे आप तो मानव की उपस्थिति के साक्ष्य कहीं 12 लाख साल पहले, कहीं 14 लाख साल पहले भी थोड़े बहुत मिलते हैं, बट नियमित तौर पे कब से मिलने शुरू होते हैं? 6 लाख 6.5 लाख साल से पहले पूरे भारत में मानव की उपस्थिति के साक्ष्य। जैसे महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, 12 लाख से 14 लाख ईसा पूर्व पुराना, वहां से कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, बट आगे वो परंपरा नहीं चली। तो नियमित साक्ष्य कब से मिलने शुरू होते हैं मानव की उपस्थिति के? वही तो 6 लाख। तो पाषाण काल का कालक्रम हम क्या रहे? 6 लाख से 2000 ईसा पूर्व। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आप जानते हैं? आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए, आप बताइए प्लीज। हाँ, वेरी गुड। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जैसे इसके विभाजन का आधार क्या है, ऐसे क्यों बांटा जाता है? पाषाण काल को हम 3 हिस्सों में क्यों बांटते हैं? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। एक बांटा जाता है उपकरणों में अंतर के कारण। अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल के मानव किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते थे, मध्य पाषाण काल में किस तरह का। तो ऐसा क्यों बांटा गया है? उपकरणों में अंतर के कारण। मैं भी बताने वाला हूं आपको डिटेल में। और क्यों बांटा जाता है? जीवन यापन में अंतर के कारण। जीवन कैसे जी रहे हैं, ठीक है। और क्यों बांटा जाता है? जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। बस केवल ये पॉइंट आपको ऐसे लिख करके छोड़ देना है, ये आपको भी आगे पढ़ने में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। हम केवल पाषाण काल करके क्यों नहीं पढ़ रहे, 3 हिस्सों में बांटकर क्यों पढ़ रहे हैं? एक काल से दूसरे काल में उपकरण बदल जाएंगे, जीवन यापन का तरीका बदल जाएगा और क्लाइमेट चेंज आपको दिखाई पड़ेंगे। ये जो आपका मौसम वगैरह होता है ना, तापमान, मौसम, ये सब जिसको हम जलवायु कहते हैं, उसमें परिवर्तन दिखेगा आपको। लंबी अवधि के लिए हम लोग क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं, छोटी अवधि के लिए हम लोग वेदर वर्ड यूज करते हैं, मौसम यूज करते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक, ये भी आगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये जो डिवीजन किया गया है पूरा पाषाण काल का एज, जैसे ये तो हो गया 6 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व। पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? पूरा पाषाण काल है आपका 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। हमने आपको एक बार समझा दिया है। आर एस शर्मा 12,000 लिखेंगे, एनसीईआरटी 10,000 लिखेगा, कोई 9,000 लिखेगा, आप मत जाइएगा उसमें। अब आप सब हमको याद है कहां क्या लिखा हुआ है, इसका इतना भी फर्क नहीं पड़ना आपके एग्जाम में, बस क्रम समझना है आपको। पूरा पाषाण पहला है, मध्य पाषाण दूसरा है, ठीक। क्योंकि अनुसंधान के साथ डेट बदलते रहते हैं। 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, यानी पाषाण काल तो समझो पूरा पाषाण पे ही निकल गया। पाषाण काल पूरा पाषाण पे निकल गया। हम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग हिम युग भी कहते हैं।
इसको हम लोग आइस एज भी कहते हैं। ठीक, यानी 10,000 ईसा पूर्व तक धरती पे जहां भी देखेंगे आप देखोगे ठंडी बहुत ज्यादा थी, बर्फ के चादर बहुत ज्यादा थे, बहुत कम जल के स्रोत थे, पेड़ पौधे बहुत कम थे। तो वही पेड़ पौधे सरवाइव करेंगे जो ठंड के अनुकूल, जो झाड़ियां घास वगैरह पेड़ पौधे सरवाइव करेंगे। अपने आप परिवर्तन आ गया 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, और तब से लेकर आज तक की जलवायु एक जैसी बनी हुई है। अब सोच लो, लाखों साल तक धरती बर्फ के चादरों से ढकी हुई थी। ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, आप वहां समझिएगा क्या था, कैसा था, नहीं था। और 10,000 अपने आप परिवर्तन आ गया, इसके बारे में कोई अलग, प्रकृति ने स्वतः ही। कल फिर ऐसा कोई बदलाव हो जाए तो क्या होगा? हम तो बहुत सारी दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लाइफ में करना भी चाहिए, है ना। प्रकृति के अपने खेल हैं। प्रकृति का हमने इतना शोषण किया कि जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया शांत पड़ गई। प्रकृति ने क्या किया, अपने आप को फिर से रिजुविनेट कर लिया, मतलब वापस से अपनी भरपाई सब, कि बहुत हो गया, तुम्हें उत्पाद बहुत मचा रहा, घोड़े में बैठ जाओ तुम लोग आराम से। अब इसको बोलचाल की भाषा में हिम एज या आइस एज भी कहते हैं, हिम युग। इसका टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है प्लाइस्टोसिन, वो भी बातचीत क्रम में भी आगे आ जाएगा। मध्य पाषाण काल का कब से कब माना जाता है? ये माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 6,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण कब से कब माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, नवपाषाण कब से माना जाता है? यहां हम 7,000 लिख लेंगे, 6,000 नहीं, 7,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, हमने यहां क्या लिखा है आप देखोगे, अब 6 लाख से 2,000। हम कहां से शुरू करें? 6 लाख से 2,000। इस काल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। हमने नहीं, इतिहासकारों ने। हम उनकी चीजों को सरल करके आपको बता रहे हैं, मैं उनकी बातें बताता हूं, मैं कोई इतिहासकार तो हूं नहीं, ठीक है ना। बांट दिया, ठीक। अब इन तीनों हिस्सों के बारे में हमें पढ़ना क्या है, इसमें क्या स्टडी करना है हमें, ठीक। इसमें हमें 3 बातें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है इनका भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण का मतलब हमें इस काल के साक्ष्य भारत में कहां कहां से मिलते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें, ये पढ़ेंगे। इसमें हम 7-8 इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आइडिया आ जाएगा आपका। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, इनका उपकरण, कि उपकरण के आधार पर ही तो सारी बातें हम जानते हैं पूरी दुनिया में इनके बारे में, ठीक। हर एक चीज, जैसे काल निर्धारण कैसे होता है वो भी समझा दूंगा। एक दिन में सारी बातें नहीं समझाई जा सकती, इसलिए आप केवल रिलैक्स रहिएगा, आप पढ़ते जाइएगा। किसी भी क्लास में कोई भी चीज पूछने की नौबत नहीं आती है, बहुत कम आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप स्टॉक से कुछ भी जानना चाहो पूछो, ठीक है ना, वो अलग बात है। डिजाइन ही ऐसा कर रखा है सिस्टम कि आपको बस पढ़ते जाना है। क्लास की स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है हमारी, मतलब 2 घंटे का मतलब वो 2 घंटा रहेगा आपका, वो काम की बातें रहेंगे। आपने देख ही लिया, इधर उधर की कोई बातें शायद ही कभी होंगी क्लास में, ठीक है। क्लास का मतलब क्लास ही रहेगा आपका, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मेरे क्लास में मुझे शेरो शायरी आती नहीं है ना, मतलब हंसी, ठीक है, वो ऐसे हम बहुत फ्रेंडली रहने वाले क्लास में, बट ये सब कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, टॉपिक पढ़ाई, है ना, मतलब। हाँ, तो उपकरण हो गया आपका। अभी हम देख लेंगे हम तीसरा, कि वो जीवन कैसे जीते थे, वो जीवन यापन कहां रहते थे, क्या खाते थे, खेती करते थे, पशुपालन जानते थे, कपड़ा पहनते थे, बर्तन का ज्ञान था, आग का ज्ञान था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक। समझ में आ रही बात? ये सारे बिंदु को हम
इनका जीवन यापन कैसा था, तो इसके बाद क्या चेंज आया इनके दौर में, इसके बाद क्या चेंज आया इनके दौर में, जीवन यापन। पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ना है आपको, तो 3 बातें पढ़नी है। मध्य पाषाण काल में क्या पढ़ना है आपको, 3 बातें पढ़नी है। अब ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, कोई भी स्टूडेंट के पास सोर्स है, इन 3 बातों को ठीक से पढ़ लेगा, उसकी तैयारी हो गई, पहला टॉपिक तैयार हो जाएगा उसका। अलग से इसमें एक चीज हम पढ़ने वाले वो है पाषाण युगीन चित्रकला, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, 5-7 दिनों में हम बहुत सारा बिल्ड करेंगे इसमें, बट ये 3 बातें आपको पढ़नी है। जीवन यापन में हम चित्रकला की भी बात कर लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने भीमबेटका का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है स्टोनीज पेंटिंग के लिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के नजदीक पड़ता है। तो सबसे पहले अच्छा चित्रकला पढ़ते कैसे, चित्रकला का फॉर्मूला क्या होता है पढ़ने का, एग्जाम के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है पढ़ने के पहले, मैं एक बार फॉर्मूला बता दूंगा। आपके पास थोड़ी भी बुद्धि है, किसी भी काल की चित्रकला में इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए आप। सबका एक सिस्टम है पढ़ने का, चित्र नहीं बनाना है आपको, जाके भीमबेटका में पहुंच गए, दीवारों पर ढूंढ के देख रहे हैं कौन सा चित्र है, बहुत एक शायद गूगल पे बैठ के थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत पढ़ना है आपको। चलिए ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी जानकारी इसमें और ऐड करनी पड़ेगी हमें, जो हमारा ये पूरा पाषाण काल है ना, ये बहुत लंबी अवधि है। इस अवधि में भी 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। पूरा पाषाण को इंग्लिश में पैलोलिथिक, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक और नव पाषाण को न्यूलिथिक कहते हैं हम, ठीक। पूरा पाषाण में भी क्या होता है, 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। अब देखो ऑप्शनल के स्टूडेंट है तो उनको तीनों डिटेल में पढ़ना है, जीएस में बस एक बार सुन के छोड़ देना है लिख करके, हाँ। ऑप्शनल का डिमांड वैसा है, जीएस में नहीं पढ़ना हमें, बस आइडिया रखना है। 3 बड़े परिवर्तन होते हैं, तो उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं, ठीक, उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। पहला निम्न पूरा पाषाण, इसको हम लोअर पैलियोलिथिक भी कहते हैं, ठीक है, लिखते चलिएगा आप सभी लोग, है ना। निम्न पूरा पाषाण ये माना जाता है 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। डेट बिल्कुल भी याद नहीं रखने आपको इसके, ठीक, बस समझने के लिए डेट है, रटना नहीं आपको डेट को लेकर के। ये सबसे पुराना है, माना जाता है 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व तक, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण में और मध्य पूरा पाषाण में अंतर है। ये पूरा पाषाण की 3 अवस्था है, यहां लिखा हमने मध्य पूरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण, इसको कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक, इसको कहते हैं मेसोलिथिक, अंतर है दोनों में, है ना। इसका कब से कब माना जाता है, ये माना जाता है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। ये माना जाता है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। 50,000 भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, डेट की कहानी समझा दी है मैंने आपको, उसमें परेशान मत होइएगा। तीसरा क्या माना जो पढ़ते हैं हम लोग यहां पे, वो है उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक, उच्च पूरा पाषाण, ये कब से कब माना जाता है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखो ये कितना था, 6 लाख से 10,000, 6 लाख से 10,000 तक का कालक्रम में इसको बांट दिया गया। ये 3 डिवीजन क्यों किया गया, उपकरणों के आधार पर किया गया। हम इस भारत का जो पाषाण काल पढ़ रहे हैं ना, प्रारंभिक जो मानव थे भारत में, हम उनकी गतिविधियों के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं यहां। ठीक, अब हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग इसमें, भौगोलिक वितरण, कहां कहां से हमें भारत में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं।
दूसरे नंबर पे हम क्या बताने वाले हैं आपको, इनके उपकरणों के बारे में, किस तरह के उपकरण होते थे। तीसरे नंबर पे क्या बताएंगे आपको, जीवन यापन के बारे में। तो ये वाला हिस्सा कंप्लीट, फिर सेम सेम ऐसे कर कंप्लीट, फिर पूरा पाषाण काल कंप्लीट, एक टॉपिक हमारा। लिखें अब आप, शुरू करें, अगला लिखें आप, पूरा पाषाण काल, और लिखें आप भौगोलिक वितरण। शीर्षक क्या होगा आपका, पूरा पाषाण काल, ठीक है, हेडिंग दे दीजिए, और उसमें आप लिखें भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण का मतलब कहां कहां से साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर ना। अब हम आते हैं, इसको आगे वाले पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक वितरण। देखो प्रारंभिक परीक्षा में अभी स्टार्ट ही है ये भी ना, कुछ कुछ सवाल पूछे गए, एक आध सवाल मुख्य परीक्षा में तो सवाल पूछे जा चुके हैं दो इससे, इस टॉपिक से, पहले वाले टॉपिक से। यदि हम भारत की बात करें, एक सिंबॉलिक मैप ऐसे हम बना लें जिसमें हम पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लें, तो जो अनुसंधान हुआ उसमें देखा गया है कश्मीर वाले इलाकों से, पाकिस्तान के इलाकों से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, उड़ीसा से, बिहार से, इन सभी जगहों से हमें आदि मानव की उपस्थिति की जानकारी, इनके बीच में संपर्क था नहीं था नहीं पता, ये कहां से आए, अनुमान लगा जाता सब अफ्रीका से आए होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। बट इन सब जगहों से, इसी को हम कहते हैं भौगोलिक वितरण। पाकिस्तान में कहां से मिला है साक्ष्य, बहुत सारे स्थल हैं, केवल हम पहले 3 टॉपिक में हम देख ले तो 200-250 से ज्यादा स्थल हैं। ऑप्शन में मैपिंग वगैरह जब कराते हैं, बट यहां पे हम मुश्किल से 20-30 नामों के बारे में नाम जानते रहेंगे, जो फेमस नाम है, जहां से हमें इसके अवशेष जो एनसीईआरटी किताबों में भी दिए गए वो नाम सब, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए कहां कहां से साक्ष्य मिलते हैं मिलाइए, तो मिलाने में वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो भौगोलिक वितरण आप लिखते चले जाएंगे, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान में लिखेंगे आप सोहन नदी घाटी, ठीक। अच्छा, इसको लिखने के पहले ना, इससे ठीक ऊपर में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा आप, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, जस्ट इससे ऊपर। ये तो लिखते चले जाएंगे हम लोग, लिखेंगे आप कि पूरा पाषाण काल में, या ऐसा करिए अभी इसको काट के पहले लिख लीजिए, फिर आगे इसको लिख लेंगे हम, ठीक है ना। एक पॉइंट आप लिख लें, फिर आगे लिखवाते हैं आपको। लिखिए पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में ठीक है, पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक मानवों या आदि मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य, ठीक, की उपस्थिति के साक्ष्य देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं, ठीक। इसी में लिखें इनकी उपस्थिति, इनकी उपस्थिति नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों, नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्र जहां से नदियां निकलती हैं, मतलब ऊपरी क्षेत्रों जहां जल एवं पत्थर की सुविधा उपलब्ध थी, जहां जल एवं पत्थर की सुविधा उपलब्ध थी,
वहां से प्राप्त होते हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिख लें आप, मैदानी क्षेत्रों से नहीं, ब्रैकेट में लिख लें आप, मैदानी क्षेत्रों से नहीं। ठीक है, मानव को सरवाइव करना है तो पत्थर चाहिए उनको, उस दौर में शुरुआती दौर है, और जल चाहिए। माना जाता है जहां भी रहते थे ना 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही है उनका विचरण, जहां इनको पत्थर आसानी से मिल जाए ताकि वो हथियार बना पाए उससे, और जहां इनको जल मिल जाए। तो जितने भी स्थल हम लिखने जा रहे हैं सब कोई ना कोई नदी घाटी में स्थित है। एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास, जितनी भी स्थल है वो नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग गिनती कर लेते हैं कहां कहां से मिला है। ठीक, लिखिए आप, पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, ठीक है, ये नाम बहुत फेमस है वैसे, वहां पे स्थल बहुत सारे हैं मतलब। ठीक है, वहां पे स्थल बहुत सारे हैं। दूसरा लिखिए आप, कश्मीर में, कश्मीर में लिख लें आप, पहलगांव, लद्दाख, ठीक है, बहुत सारे स्थल हैं जो एनसीईआरटी के किताबों में लोकप्रिय नाम है वो सब पिक कर रहे हैं। ठीक, यहां लिखिए आप, राजस्थान में दिदवाना, रामचरण शर्मा इस नाम का उल्लेख कर रहे हैं ना। राजस्थान में दिदवाना एक जगह है, अभी नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किताब में लिखा हुआ था ये। गुजरात में लिखें आप, साबरमती नदी घाटी, साबरमती नदी घाटी। महाराष्ट्र में लिख लें आप, जो फेमस स्थल है महाराष्ट्र में वो है आपका निवासा। ठीक है, और वो है आपका पटने, एक है पटना और एक है पटने। ठीक, निवासा और पटने। पटने इसलिए फेमस है कि शुतुरमुर्ग का अंडा एकमात्र साक्ष्य वहां से मिल रहा है, तो उसको लेकर से खूब चर्चा होती है अलग अलग किताबों में। मतलब आगे वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा, हम पहले केवल भौगोलिक वितरण पर नजर, कहां कहां से कुछ कुछ फेमस फेमस ऐसे आप लिखें। इससे आगे लिखें आप, महाराष्ट्र के बाद लिखें आप कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह है लिख लें आप जो थोड़ा फेमस है, हुसंगी, हुसंगी। हाँ, नहीं भी नाम याद है तो कोई बात नहीं, दर्जनों साइट्स है वहां पे, बट ये इसलिए फेमस है कि एक वर्ड यूज होता है आर्कियोलॉजी में आर्टिफैक्ट्स करके, उसका बहुत सारे एविडेंस मिल रहा है यहां से। कर्नाटक के बाद लिखें आप तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह का नाम लिख लें यहां पे, पल्लवरम। जैसे यहां पे भी गुड्डियम है, अतिरमपक्कम है, वदमधुरे है, ऐसे करके। पल्लवरम इसलिए है कि भारत में पाषाण काल के अनुसंधान की शुरुआत यहीं से हुई थी। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों के समय पहली बार अनुसंधान कि भारत के आदि मानवों के बारे में जाना जाए, तो फर्स्ट टाइम रिसर्च की शुरुआत कहां से हुई थी? पल्लवरम से। यहां लिख लें आप एक इंफॉर्मेशन, लिखेंगे आप 1863 ईस्वी में ईस्वी में रॉबर्ट ब्रसफुट ने
नाम है, एक अंग्रेज हैं, रॉबर्ट ब्रस, ब्रश करने वाला, फुट यानी पैर, ठीक। रॉबर्ट ब्रसफुट ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रसफुट ने सर्वप्रथम पलवरम से पाषाण युगिन अनुसंधान की शुरुआत की। ठीक, पाषाण युगिन अनुसंधान की शुरुआत की। ठीक है, तमिलनाडु में जो मिला है वो, उसको ना मद्रास कल्चर करके भी वर्ड यूज किया जाता है। थोड़ा बढ़ते जाते हैं और चर्चा करेंगे आपसे भी हम इस पे। हम फैक्ट्स में ज्यादा नहीं करना, मैं बस एक आइडिया रखना है कि हाँ देखो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आदि मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य में अंडरस्टैंडिंग उसमें रखनी है हमें। आंध्र प्रदेश लिख लें आप, आंध्र प्रदेश यहां लिख लें आप। जैसे करनूल एक जगह है ना, बहुत फेमस जगह है करनूल आंध्रा में। एक नागार्जुनी कोंडा इत्यादि कर दीजिएगा आप। ठीक, करनूल, नागार्जुनी कोंडा। ठीक है, जैसे पाषाण काल में पूरे भारत में आग के उपयोग का पहला साक्ष्य आंध्र प्रदेश से मिलता है। ठीक, आग के उपयोग का एक जगह है चिंतामणि गवी करके, जगह का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंध्र प्रदेश काफी है। आग के उपयोग का पहला साक्ष्य में आंध्र प्रदेश से। यहां पे लिख लें आप एक इंफॉर्मेशन कि आंध्र प्रदेश से आग के ज्ञान आंध्र प्रदेश से आग, फायर है ना, आग के ज्ञान के साक्ष्य मिलते हैं। और बाकी जगहों से नहीं मिला, लगभग यही मिला है। एक गुफा जैसा है, प्राकृतिक गुफा है, बाहर तो पूरा बर्फ का चादर पड़ा हुआ, तो उसमें कैसे सर्वाइव कर पाएंगे लोग। एक गुफा है, वहां से प्रमाण मिल रहे हैं हमें। आंध्रा हो गया आपका। आंध्र प्रदेश के बाद लिखिए मध्य प्रदेश। लिखें आप मध्य प्रदेश। यहां पे एक बहुत फेमस स्थल है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक बहुत फेमस स्थल है भीमबेटका। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, है ना। और ऐसे ही लिख लें आप, और एक दो चार नाम लिख लें आप। उड़ीसा, उड़ीसा में जैसे मयूरभंज हो गया आपका, है ना। पश्चिम बंगाल में जैसे वर्धमान हो गया आपका, एक जगह है। बिहार में मुंगेर एक जगह है, मुंगेर में एक जगह का नाम है पैसारा, ये बड़ा फेमस स्थल है। बिहार में एक जगह है मुंगेर, मुंगेर में एक जगह का नाम है पैसारा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम ऐसे रिपीट कर लेते हैं फिर से इस सारी बातों को, कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमें कहां कहां से मिल रहे हैं। ठीक, अभी आपको इसमें याद हो नहीं हो इससे ज्यादा फर्क नहीं, जरूरत होगा तो मैं कहूंगा याद रखो, फिर भी हमने कहा आप क्लास नोट्स पे मोस्ट ध्यान देना है आपको। पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिल रहे हैं, एक बार इधर देखते हैं फिर उधर आ जाते हैं। पाकिस्तान में एक जगह है सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगांव, पहलगाम सुनते होंगे नाम,
मतलब ऑलमोस्ट वहीं उसी रास्ते से आप देखेंगे, आप जो बाबा बर्फानी है, मतलब जो गुफा यात्रा होती है ना अमरनाथ की यात्रा, उसी रास्ते से, पहलगांव के रास्ते से। पहलगांव खूब चर्चा में रहता है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है पहलगांव। लद्दाख के बारे में सब जानते ही हैं। राजस्थान में और भी जगह है, दिदवाना का नाम किताबों में प्रायः मिल जाता है। गुजरात में साबरमती नदी घाटी में कई सारी जगह हैं, बट अलग से कोई नाम नहीं लेते हम। महाराष्ट्र में नेवासा और पटने दो महत्वपूर्ण स्थल के रूप में नाम आते हैं। ठीक। कर्नाटक में हमने कहा हुसंगी। जैसे हमने क्यों नाम लिया नेवासा का और हुसंगी का, आसपास के सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पत्थर के उपकरण वहीं से मिल रहे हैं। यह भी देखा गया, जब एक जगह बहुत ज्यादा उपकरण है, इसका मतलब हो सकता है आसपास उसकी सप्लाई, आदान प्रदान भी, इसको शिल्प स्थल कहा जाता है पुरातत्व की भाषा में। तो कुछ गिने चुने वैसे स्थल हैं आर्कियोलॉजी की भाषा में, उसको हमने पिक कर लिया है और जानकारी किसी और रूप में प्रोवाइड कर दूंगा मैं आप तक में, है ना। तमिलनाडु में बहुत सारे स्थल हैं, बट ये है फेमस है पलवरम। क्यों? सबसे पहले भारत में अनुसंधान, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में 63 में, उस समय जॉन लॉरेंस गवर्नर थे भारत में, केनिंग जा चुके थे और फिर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था। उस समय पहली बार 61 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी थी भारत में। आप कभी कभी सुनेंगे ना, भारत में एक संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जितने भी ऐसे अनुसंधान होते हैं ना, वो एएसआई ही कंडक्ट कराती है। हिंदुस्तान में उसके जून बने हुए बहुत सारे। ठीक। और हजारों ऐसे स्थल को चिन्हित करना, उत्खनन करवाना, रिकॉर्ड, पूरी टीम काम करती है उसकी एक पूरी, मतलब। ठीक। पलवरम से शुरुआत हुई, हमने ले लिया यहां पे। मध्य प्रदेश में एक फेमस जगह है भीमबेटका। आंध्र प्रदेश में कर्नूल नागार्जुनी कुंडा, उसी में हमने बात बताई। आग के ज्ञान का जो पहला साक्ष्य हमें मिल रहा है पूरा पाषाण काल में, वो आंध्रा से, वही साक्ष्य मिल रहा है। उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज में, और भी बोलांगीर वगैरह भी है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारी जगह है। वर्तमान बिहार में जो मुंगेर पड़ता है अभी दक्षिण बिहार में, एक जगह है पैसारा, वो भी हथियारों के लिए जाना जाता है, उपकरण, पत्थर के हथियारों के लिए। तो आपको इसमें क्या है कि एग्जैक्ट सारे नाम नहीं याद रखने, आपको बस पढ़ते रहना है। एक अंदाजा लग गया। नॉर्थ ईस्ट से भी साक्ष्य मिलते हैं, प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिलते पूरा पाषाण काल के। प्रामाणिक साक्ष्य दावे से नहीं कह सकते कि नॉर्थ ईस्ट में साक्ष्य, अनुसंधान जारी है। अभी लेटेस्ट जो मैं बता रहा हूं आपको, इधर जो चल रहा है। ठीक। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे, प्रारंभिक मानव कहां रहते थे? तो भाई इस तरह की बात क्लियर सभी को? ये आपके पास हो गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, ये तो हो गया भौगोलिक वितरण। किस प्रकार के पत्थर के उपकरणों का उपयोग करते थे? ठीक। किस प्रकार के पत्थर के उपकरणों का उपयोग, लिखें आप जरा, थोड़ा स्टार्ट करवा देते हैं आपको हम लोग स्टार्ट इसको भी कर लेते हैं, पूरा तो अभी नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है। अब लिखें आप पत्थर के उपकरण। एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टोन एज में ना कोई धातु का ज्ञान नहीं था, जो था सो पत्थर था। नवपाषाण काल में आकर के लकड़ी का भी खूब इस्तेमाल होगा पत्थर के साथ साथ, वो हम वहां ले लेंगे हम। पत्थर के उपकरण पहला है, लिखें आप निम्न पूरा पाषाण। तो जैसे मैं नाम लिखा रहा हूं ना इंग्लिश में, देवनागरी में, इसको ऐसे ही याद रखना है। मैं उसका फीचर बता दूंगा, बट फीचर आपको एक्सप्लेन करने का मौका कभी लाइफ में नहीं मिलने वाला है। फीचर वगैरह, टेक्निक वगैरह सब ऑप्शनल में काम आते हैं। बस आपको केवल नाम ध्यान रखना, अच्छा ठीक है ये उपकरण थे और क्या अंतर है उपकरण में, समझ बन जाएगी आपके। सबसे पहले किस तरह का उपकरण मिलता है, क्या नाम है उसके लिए, मैं पूरा पा, हैंडेक्स। ठीक। क्लेवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबल या पेबुल,
ये सब क्या है, जो पत्थर के उपकरण पूरी दुनिया में मिल रहे हैं, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के उपकरणों को ऐसे ही नाम दिया गया। यूरोपियन मॉडल ये भी पढ़ने का। इसमें एक पॉइंट और लिख लें आप कि ये हथियार, ये उपकरण मूल पत्थरों, ब्रैकेट में लिख लेंगे कोर, इसके लिए कोर वर्ड भी यूज किया गया है किताबों में। ये उपकरण मूल पत्थरों के बने होते थे। ठीक, मूल पत्थरों के। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये ग्लास है सपोज दैट, या ये जो डैश यहां पड़ा हुआ है, नेचर में जैसा पत्थर बना हुआ, पत्थर कैसे बनता है आपको ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे, कौन कौन से रॉक्स होते हैं, कैसे बनता है ना सब। प्रकृति ने जो पत्थर दे दिया, ठीक। अब मानव ने बुद्धि लगाई सर्वाइवल के लिए, कौन सा पत्थर बढ़िया होगा जानवरों पे हमला के लिए, जानवरों पे सुरक्षा के लिए। तो जिन पत्थर को हम पकड़ सकते थे हाथ से, उसको कह दिया गया हैंडेक्स। जिन पत्थरों से हम हड्डी को बेहतर तरीके से थकूच कूच सकते थे, उसको कह दिया गया क्लेवर। जिन पत्थरों से हम खाल को निकालने का काम कर सकते थे, उसको कहा गया चॉपर, चॉपिंग। तो ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कहीं पे भी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप समझेंगे ना कि कैसे विकास यात्रा रही है। तो पत्थर ही सारी कहानी बयां करते हैं। पत्थर इसलिए तो इसको स्टोन एज कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसका आम किताबों से कोई रिलेशन नहीं होगा। बहुत सारी किताबों का अध्ययन उसको देख करके हम लोग प्लान करते हैं ना, तो आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग रखनी है। अच्छा, किससे बना होता था ये सब? तो कोर पत्थर से, मूल पत्थर से। जैसा प्रकृति ने दिया, बस मानव ने बुद्धि लगाई। उस समय के जो मानव थे, होमोनिड जो थे उस समय के, होमो इरेक्टस वगैरह, मानव ने बुद्धि लगाई और उन पत्थरों का इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए, शिकार के लिए करना शुरू। समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या चेंज हो जाएगा? टाइम है ना, 2-4 मिनट अभी हमारे पास, और नहीं है? बात वाली क्लास 5 मिनट लेट करवा दीजिएगा, बात वाली क्लास 5 मिनट लेट करवा दीजिएगा। अब एक बात और पूरी कर लेते हैं ना, बड़ा टफ है एकदम, टाइम देख के चलना, 1 मिनट 2 मिनट। 5 मिनट आने में लेट हो जा रहा हूं मैं, कल से पहले ही आ जाऊंगा 5 मिनट पहले, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई सभी को ना? आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा था वैसा था। जैसे आपसे कभी पूछेगा कि ये उपकरण किस दौर में प्रचलित थे, पुरापाषाण काल में या निम्न पुरापाषाण काल में? बाद के काल में भी चलते हैं, बट किस दौर के हैं? तो उस दौर में ये फेमस थे। जैसा नेचर ने दिया, हमने उसका वैसे ही इस्तेमाल। ये जो अपना डायस है ना, अभी ऑनलाइन बच्चों को दिख नहीं पाएगा डायस, ठीक है, नीचे की तरफ है। ये बेस्ट है हैंड एक्स, नीचे से पकड़िए और उठा के किसी को दे मारिए। बट ये बनाया गया है, ठीक है, ये बनाया गया है। अब हमने क्या कहा, एक काल से दूसरे काल में परिवर्तन जो हो रहा है, नामकरण, तो उपकरणों में बदलाव आ रहा है, ठीक। दूसरा लिख लें आप, निम्न पुरापाषाण के बाद लिखे मध्य पुरापाषाण। ये आज का लास्ट है, चर्चा कल जारी रखूंगा मैं, अब टॉपिक में तो आ ही गए हम लोग। मध्य पुरापाषाण, ठीक है। अब अभी क्या होगा इस काल में, लिख लें आप, पत्थरों के फ्लैग। फ्लैग इंग्लिश वर्ड है, ऐसे ही लिख लीजिएगा आप, फ्लैग इंग्लिश वर्ड है, ठीक। फ्लैग का हिंदी सलग, सल्क या पपड़ी, बस अंग्रेजी में रहने दीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा। हिंदी में 3 तरह के अनुवाद हैं इसके, ठीक है। पत्थरों के फ्लैग से उपकरणों का निर्माण प्रारंभ। ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये एक पत्थर है, मानव ने बुद्धि लगाना शुरू किया कि भाई हम इस पत्थर से, इसमें कहां से मारेंगे जिसमें टुकड़ा निकल जाएगा, या 2 टुकड़ा निकल, कहां हम ऐसे प्रहार करें हम
एक पत्थर को कहां मारे हैं जिससे फ्लैग उसका हिस्सा निकल जाएगा। फिर पत्थर भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसा चाहे वैसा टूट जाए। पत्थरों की पहचान भी करनी पड़ेगी, कौन हमारे हिसाब से टूटता है, कौन हमारे हिसाब से नहीं टूटता है। तो फ्लैग निकाला जाएगा। अब देखा गया उस फ्लैग से फिर उपकरण जो जो काम आएंगे रोजमर्रा में। ये बताता है शुरुआती मानव जो था, आदि मानव, कैसे बुद्धि लगा रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। सारा खेल पत्थरों का, पूरी दुनिया में ये पैटर्न देखा गया है। तो अब बड़ा बदलाव यहां क्या था, मूल पत्थर के हथियार अब क्या हो गए, फ्लैग से बनने वाले। पहले वाला चलता रहेगा, अब कुछ नए हथियार भी इसमें जुड़ जाएंगे। लिख ले आप कुछ उपकरणों के नाम, यहां लिख ले कुछ उपकरणों के नाम। जैसे लिखें आप ब्लेड, जैसे हम लोग ब्लेड यूज करते हैं ना, कितना धारदार होता है। अब पत्थर का छोटा टुकड़ा है, उसको वैसे ही धारदार कर लेंगे, वो एकदम धारदार। तो ब्लेड काटने के काम आ जाता है। बोर, सब इंग्लिश वाला है देवनागरी में, ठीक है ना। बोर हो जाता है, कुछ आपको होल करना हो, मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं बोर। अब ऐसा टुकड़ा बनाना जिससे हम थोड़ा गड्ढा वड्ढा खोद सके हम। ब्लेड, बोर, हाँ रुक जाइए। स्क्रैपर, स्क्रैपर छीलने के काम आ जाता है, ठीक है। ये सब किचन में काम आता है, कभी कभी स्क्रैपर वगैरह सब किचन में काम आते हैं ना। अभी क्या देखोगे, पहले वाला उपकरण चल रहा है, लेकिन अब क्या देखते हैं, फ्लैग से बनने लग गया, और छोटे छोटे फ्लैग के ब्लेड, बोर, स्क्रैपर। अभी चर्चा जब कंप्लीट होगी तब पूरा कनेक्ट कर ले जाएंगे, अब क्या हुआ कैसे हुआ। अभी क्योंकि बस बात की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं आपसे हम, बट हमें ये नाम याद रखने होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रही बात। तो गाड़ी ट्रैक पे चलने लगी है, ठीक, दौड़ना शुरू कर देगी कल से ये। मतलब टॉपिक टॉपिक टॉपिक, जहां काम की बात होगी करते रहेंगे आपसे हम लोगों ने आज क्या पढ़ा एक बार हम रिपीट कर देते हैं, तो 1-2 मिनट के अंदर में। क्लास के बाहर में उपलब्ध हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों की भी क्लास चलती है 4 बजे से, है ना, मतलब तो वो बच्चे वहां कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोगों ने क्लास के शुरू में सबसे पहले प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, 10 टॉपिक एकदम लेमैन की भाषा में। क्लियर है सभी को। नंबर 1 पीटी का सिलेबस क्या और मेंस का सिलेबस क्या है। अभी सिलेबस और भी समझेंगे पढ़ते पढ़ते, बट एक खाका हमने खींच दिया, बिना सिलेबस का आगे नहीं बढ़ना है कभी भी। नंबर 2 पढ़ना कहां से है, क्लास नोट्स। उसके बाद हमने किताब आपको बता दी, सप्लीमेंट मैटर भी आपको मिलेंगे, जस्ट रिलैक्स, उसका कोई रोल नहीं है किसी चीज का क्लास नोट्स के अलावा। जितनी बात हमने बताई, जितनी बात मैं कल बताऊंगा, आप 10-20 किताब पढ़ के भी मुझे समझा दीजिएगा, इतनी बात, ठीक है। 10 दिन 15 दिन लगा के भी मुझे समझा दीजिएगा आप। इसलिए रिलैक्स रहिए, आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसी के लिए हम लोग यहां बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। वो बात बता दी आपको। तीसरी बात, इंटीग्रेटेड क्लास ले रहे हैं हम, पीटी और मेंस, और इसी क्लास में मेंस में हम आर्ट कल्चर, जिसको कल्चर कहते हैं हम, उसको भी इंक्लूड करके चल रहे हैं हम। चौथी बात बता दी हमने आपको। पांचवी बात मैंने आपको बताई, स्रोत क्या होता है, सोर्स क्या होता है, साहित्यिक और पुरातत्विक। अब इस पे और बहुत चर्चा होगी, एंशिएंट हिस्ट्री में भी बहुत कुछ है इस पे, ठीक, वो बात हमने बताई। अब पहला टॉपिक शुरू हो गया है। पहला टॉपिक 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पाषाण काल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पुरा पाषाण भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण। हमें हर एक काल में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है भौगोलिक वितरण, हमने बता दिया आपको, उपकरण और सर्वाइव कैसे करते होंगे, बस इतना जानना है हमें। तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे लास्ट में ला करके, फिर पूरा पाषाण युग की पूरी तस्वीर आपकी बन जाएगी आपका, ठीक है। कुछ और पूछना और बात करना तो मैं बाहर उपलब्ध हूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।